निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आए निरंतरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकले जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। नमस्कार। ऐसे करने से प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। कौन? अच्छा, परिचय करा दो। माइक। सर मेरा नाम नवल सिंह है। रावल सिंह। नवल सिंह। नवल सिंह 20 इयर्स तक एयरफोर्स में काम किया जी। चालू है, चालू है। रहने वाला मैं हरियाणा से हूँ जी। मैं रेड क्रॉस के लिए सोशल वर्कर सिंस लास्ट 31 ईयर से काम करता हूँ और यहाँ पर लास्ट 11 ईयर से आ रहा हूँ। मुझे सब कुछ यहाँ अच्छा लग रहा है। तो अभी आप क्या गंगोत्री घूमने आए थे? सर दर्शन के लिए आया था। दर्शन के लिए आए थे। और हाँ जी, यहाँ ईसा आश्रम में आता रहता हूँ। 2010 से पहली बार दर्शन किया था। बढ़िया बढ़िया, स्वागत है, स्वागत है। हाँ जी, चलिए चलें। तो एक तो थोड़ा सा ठीक से ध्यान दे लीजिए कि कल जीवन क्रिया हमने शुरू किया, उसमें से मेरा ध्यान कहाँ पे टिक पाया है। क्या चीज़ आपको अपने में पकड़ में आई या क्या आप तक टिका? हाँ जी, फटाफट बोलते जाओ। आज के दिन है, नैया पार करनी। हाथ उठाओ, बोलो। सुनील भाई बोलो। हेलो। कल का सर, कल में जो आया था चित्रण वगैरह का, हाँ, कि जो हमारे जीवन में हम लोग कई बार कंफ्यूज की ओर जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है अंदर, जीव आत्मा या मन बुद्धि चित्त कहाँ से, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था। अंदर से कुछ हो रहा था। हाँ। अभी मतलब ये पूरा क्लियर हो गया कि ये कहाँ से होता था, अब कहाँ कंट्रोल करना है इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, सर्किट बोर्ड पता चल जाए, अल्टीमेटली जो कुछ भी अच्छा बुरा और जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं या नहीं हुआ या जिस किसी का दुख है, सब कुछ जीवन में है। स्मृति जीवन में है, ब्रेन पे प्रोसेस्ड रहता है, वर्किंग मेमोरी जो है।
अब यदि उसका सर्किट बोर्ड अपने को पता चल जाए कौन सी तार कहाँ से आ रही है, तो यदि कुछ खराब हुआ है तो अपन कुछ ध्यान दे सकते हैं ना, नहीं तो काम नहीं कर सकते हैं। भगवान गुस्सा मत आए, हे भगवान ऐसा मत हो। अब भगवान को जो करना था पहले ही कर दिया, जो मेरे को करना है वो भी उसके हिस्से में डाल दिया है, तो ये नहीं चलेगा। जो मुझको करना है वो मुझी को करना है। तो ईश्वर कृपा, देव कृपा सब उपलब्ध है, स्व कृपा उपलब्ध होने की ज़रूरत है। तो स्वयं जीवन समझ में आ जाए, स्व समझ में आ जाए, तो स्व कृपा एक बार हमको अधिकार आ जाए। हम कह रहे हैं मानव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, तो भैया दिख जाए वो भाग्य कहाँ से निर्माण होता है। हाँ जी, बढ़िया। और कोई शेयरिंग? कल जो भगत जी बोले उनके साथ साथ ही हूँ मैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमको एक और नई चीज़ जो जानने मिली, दृष्टिकोण। हम ज़्यादातर हमारे दिमाग में दृष्टि एक ही मतलब समझते थे कि एक ही दृष्टि होती है, लेकिन कल 6 टाइप मतलब प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य, और उसमें से 3 ऐसी है कि सिर्फ वो जिंदा रहने के लिए थे, और हमारी ज़्यादातर दृष्टि उसी साइड में ही थी, उससे हम हट नहीं पाए थे। अगर हटते भी थे तो फिर वापस वहीं पे आ जाते थे। लेकिन कल एक्चुअल में पता चला कि न्याय, धर्म और सत्य ये 3 भी दृष्टि है जिससे जिया जा सकता है, उससे सिर्फ जिंदा रहा जा सकता है। तो ये नया देखो, जैसे अभी हमारा ध्यान जाता है कि अब संवेदनशीलता को हम पहचान सकते हैं कि संवेदनशीलता कहाँ से आ रही है। संवेदनशीलता कहाँ से आ रही है? हित दृष्टि, मूलतः हित दृष्टि, और उसमें न्याय की अपेक्षा। न्याय की समझ नहीं है पर न्याय की अपेक्षा है। 2 के कॉम्बिनेशन में संवेदनशीलता हो जाता है। अब जैसे किसी के लिए बोलते हैं इसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, तो क्या दृष्टि? इसकी दृष्टि अच्छी है, नेक नियत का आदमी, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे होते हैं उस समय? हाँ, मतलब कुल मिला के कोई प्रिय दृष्टि है ना, जो अपनी सीमा क्रॉस कर गई है ना। तो अभी जब आप कहते हैं कि मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिमाग ये कहता है, तो कौन सी दृष्टि है? मेरा मन ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है। दिल विल कुछ नहीं कहता बेचारा। देखो, ये समझने लायक बात है कि भाव से हृदय प्रभावित होता है कि हृदय में भाव होता है ना। दिल बेचारा फालतू में गाली खाए, है ना। तो सारा भाव जीवन में है और भाव से हृदय गति प्रभावित होती है। तो हृदय में भाव पैदा होता है ऐसा नहीं कह रहे। हृदय भाव जीवन में ही है, भव की स्वीकृति भाव है, तो भाव जीवन में है, लेकिन भाव से हृदय गति प्रभावित होती है, इसलिए हमको लगता है कि हृदय में भाव होता है, मूल में जीवन में ही। तो अब हमारा जब हम कहते हैं कि मेरा मन ये कहता है और मेरा दिल ये कहता है और मेरा दिमाग ये कहता है, तो कहाँ से आ रहा होता है? दिल दिमाग कहाँ पे है इसमें? प्रिय हित लाभ, लाभ जोर से बोलो, प्रिय भी जोर से बोलो। तो प्रिय हित लाभ बेसिकली दिमाग है और न्याय धर्म सत्य दिल है। कुछ बोल रहे? हाँ, हमारी भाषा में जो हम बोल रहे होते हैं कि मेरा दिमाग ऐसा कह रहा है, तो प्रिय हित लाभ है। गुणाभागी काम, जो गुणाभाग वाला काम है, लॉस है कि प्रॉफिट है, करूं कि नहीं करूं, जो अपॉर्चुनिस्ट है वो प्रिय हित लाभ है। जो न्याय धर्म, उसमें भी धर्म सत्य ज़्यादा कुछ है नहीं, न्याय ही है। जब हम कह रहे हैं कि मेरा दिल ऐसा कहता है, तो आप भावपूर्वक कोई निर्णय लेते हो, तो वो बेसिकली न्याय की अपेक्षा है। चलिए बढ़िया, और बताइए। हाँ जी, और हाँ जी प्रफुल्ल भाई। हम तो गायत्री परिवार में बहुत थे, लेकिन हम बदलेंगे, युग बदलेगा, तो मैं बदलता रहा, मेरा जीवन बदलता ना रहा। आज पता चला कि जीवन अंदर से बदलना चाहिए, वो पूरा हो जाएगा। देखिए, आशय गलत नहीं है, गलत नहीं। जिस निष्ठा के साथ लोगों ने किसी भी साधना में जो अपना लगाया है तन मन धन, वो काबिले तारीफ है,
उसका सम्मान हमेशा ही किया जाएगा, किया जाता है। और मेरे को लगता है कि जितने सम्मान किए जाने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही किया जाता है, कम नहीं किया जाता है। लेकिन यदि वो एड्रेस क्लियर नहीं है, एड्रेस क्लियर नहीं है, एड्रेस क्लियर नहीं है, जैसे गुरुजी ने लिखा कि मैं कौन हूँ, उसमें इतना ही है कि बार बार मैं अपने आप से पूछता रहूँ कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। इससे एहसास कुछ होता है, नहीं होता ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उतना क्लियरली पता नहीं चलता है कि मैं उसमें जो इवोल्यूशन है, जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन है, जीव चेतना कहाँ पे है, क्यों है, ये पूर्वाभ्यास पूर्वाग्रह कहाँ पे है ना। एक एक चीज़ को, जैसे हमारे घर का एक बिजली बोर्ड रहता है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इलेक्ट्रिशियन आके पहले वहाँ चेक करता है कहाँ कहाँ करंट आ रहा है, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है। तो हमारी ज़िंदगी का सर्किट बोर्ड जीवन है। उस सर्किट बोर्ड की पूरी क्लैरिटी हो जाए और अपने भीतर निष्ठा है उसको हैंडल करने की। कभी कभी भीतर से वो तीव्र इच्छा नहीं आ रही है, तो मेरे को सर्किट पता चल गया, तीव्र इच्छा नहीं है तो भी नहीं होगा। और मेरी तीव्र इच्छा है और सर्किट बोर्ड नहीं पता है तो भी नहीं होगा। अभी तक हमारी तीव्र इच्छा थी, लेकिन हाँ, तीव्र इच्छा थी, है ना। बहुत सारे साधक के पास बहुत बड़ी पूंजी है तीव्र इच्छा के रूप में, लेकिन एड्रेस नहीं है तो गोल गोल घूम जाता है। बहुत बढ़िया। आप और कुछ कहना चाहते थे, मैंने बीच में कुछ बोल दिया। आप कुछ और कहना चाहते थे, मैंने बीच में कुछ बोल दिया। बाकी का सामान संभाल लेंगे। बहुत मेहनत हुई है, बहुत अच्छे मन से बहुत मेहनत हुई है, आगे भी और बहुत मेहनत होगी, निकल आएगा, मुश्किल नहीं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन कुछ कम हो रहा था। हाँ, कि जो हमको चाहिए वो हमको। तो ये यहाँ विज्ञान में आने के बाद हमको ये सब पता चला कि मानव नहीं का ये कला यही। हाँ, कुल मिला के मानव, हाँ, मानव का इष्ट ज्ञान है। तो फिर हमारा ध्यान इससे भी बहुत परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि मेरा गुरुजी बदल जाएगा। इसमें गुरुजी बदलने का प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना गुरुजी का फ़ोटो बनाए रखो, उनका पूजा पाठ नित्य दैन्य दिनी जो भी कुछ करते हैं और जो भी आस्थाएं हमारी जहाँ हैं वहाँ से हमको मनोबल मिलता है। जहाँ भी हमारी आस्थाएं हैं उन आस्थाओं से हमको मनोबल मिलता है। तो अपनी आस्थाओं को जहाँ हैं वहाँ टिकाए रखें। लेकिन 24 घंटे मैं क्या सोचूं, क्या बोलूं, क्या करूं, इवन विचार परिवर्तन मात्र से काम नहीं चल रहा है ना। ये अनुभूति परिवर्तन से काम चलेगा। बोलते बेसिकली विचार परिवर्तन का जो काम है उससे हमारे पास अच्छे विचार आ जाते हैं। अच्छे विचार सुनने में भी अच्छे लगते हैं, सुनाने में भी अच्छे लगते हैं, उसका तत्कालिक प्रभाव भी होता है। लेकिन वो जो पूर्व मान्यताएं और पूर्वाग्रह हैं, जो जन्म जन्मांतर का मेरे भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की गहराई है ना, उस गहराई से निपटने के लिए विचार अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। कोई अनुभूति ही चाहिए, अनुभूति ही चाहिए। उससे कम में वो हैंडल नहीं होता है, उससे कम में उसका प्रभाव कम होता है। तो उस क्रम में हम एक और बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। तो ठीक है, कभी बैलगाड़ी से चलते थे, कभी टू व्हीलर से चलते थे, कभी कार से चलते हैं, कभी एरोप्लेन भी आ सकता है। देखते, बढ़िया। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? और कोई शेयरिंग? नौजवान लोगों बोलो, कहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? बोलो भाई। भूमि आकाश, ये देखो, एक भूमि एक आकाश सब कवर कर लिया। हाँ जी, और कुछ? राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। है? नींद में था। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सवाल क्या था? फिर तो रहने दो। कल जो गोष्ठी के लिए होमवर्क मिला था, बताया गया था कि भाई शिविर के पहले और शिविर के बाद की उपलब्धि देखनी है। हाँ, जो लास्ट में पॉइंट हमने
देखा चित्रण, तो वो समझने के बाद मैं शेयर करना चाहूँगा शिविर के पहले का, और साथों साथ करूँगा। सुख का व्याख्या मेरे हिसाब से था गाड़ी, बंगला, मकान, फार्म हाउस, जो भौतिक चीज़ें मिल जाती है, जो ये शरीर को ही चाहिए, उसको ही सुख मान के बैठा था। जो कुछ भी सुबह जाग के जितना भी काम करता था तो उसी के लिए करता था कि टारगेट क्या था कि भाई मर्सिडीज लेनी है, टारगेट क्या था 10 बीघे का फार्म हो। अभी सुख क्या है? समाधान। समस्याएं तो आती रहेगी, लेकिन समाधान की वृत्ति नहीं होगी तब तक सुख मिलेगा ही नहीं। गाड़ी भी आ जाती है फिर भी क्या है कि दुख लेके आती है। तो ये सोच लिया कि भाई समाधान कहाँ पे है, परिवार में न्याय कैसे बनाए, तो घूम फिर के वो रास्ता मिल गया कि भाई सुख कैसे प्राप्त किया जाए, समाधान की वृत्ति कैसे डेवलप की जाए। शिविर के पहले भविष्य के बारे में जब देखता था तो वही घूम फिर के आता था कि मेरे को ये चाहिए। वो एक तरीके से देखो तो पीड़ा भी होती थी, रात रात को ऊँग नहीं आती थी। क्यों? कि दिवाली तक का ये टारगेट है, ये चाहिए, इसके लिए ये करना, ये सब रहता था। लेकिन अभी भविष्य के लिए सोच सकता हूँ तो यही ज्ञान प्राप्ति चाहिए जीवन के बारे में, जीवन को समझना है और कुछ नहीं करना है। भूतकाल को देखता था शिविर के पहले, बहुत सारा अपराध बोध था, कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ कार्य ऐसे भी किए थे, परिवार को पसंद भी नहीं थे, फिर भी किए थे, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इसमें परिवार का हित है। एक्चुअली है तो मेरा ही सुख ही था इसमें, तो वो सब बाहर भी साथ में खींच के मैं चल रहा था। लेकिन अभी मुक्त हूँ, रिलैक्स हूँ अपराध बोध से। बहुत बढ़िया। शिविर के पहले जो प्रेजेंट में जीता था तो क्या देखता था, ज़्यादातर तो मैं जिज्ञासा से ही जी रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी नया चैलेंजेस मिल जाए तो उसको टैकल करने में ही मेरा सारा प्रयास बना रहता था। वो चाहे बिजनेस का हो या चाहे कोई नॉलेज के लेवल पे हो, आध्यात्मिक के लेवल पे हो, कोई भी हो। अभी वर्तमान को जैसे फील कर रहा हूँ, गुजरात में बोलूँ ना तो अखंड आनंद, जो निरंतर मतलब तालमेल एक बन गया है प्रसन्नता का। क्योंकि क्या है कि समझ में आ गया जो चीज़ चाहिए थी वो एक्चुअली काम की नहीं थी, और जो चाहिए अभी वो ट्रैक में शुरुआत कर पा रहा हूँ। तो एक तालमेल बन गया प्रसन्नता का निरंतर मेरी। तो ये फीलिंग है वर्तमान के भी। दैट्स ऑल, थैंक यू। बल्लभ उधर, बल्लभ जला, अब आ गया समझ में। अच्छा। शिविर में आने से पहले मुझे लगता था कि मैं अपने ऑफिस को ठीक कर दूंगा, अपने मैनेजर्स को ठीक कर दूंगा, अपने पापा को ठीक कर दूंगा। तो कल एक भाव बहुत क्या बोल सकता हूँ उसको, बहुत ही मतलब मैं उसको शेयर नहीं कर सकता, आया स्पेशली तब जब सीपी भाई यहाँ पे अपने बच्चों से एक बहुत अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट बोला। आई होप मैं उसको रिक्रिएट कर पाऊँ कि अगर मैं पूरी कोशिश करूँगा इस मार्ग पे चलने की, और यदि मैं नहीं चल पाया जो मैं समझा तो मुझे माफ़ करना। तो मेरे को मेरा लाइफ ऐसा दिखा जैसे मेरा हैंड मेरे सामने है, और एक विलेन दिखा मेरे पापा। तो मेरा पूरा लाइफ जो जर्नी रहा आज तक वो ऐसा रहा कि ये आदमी को प्रूव करना है कि कैसा बाप बना जाता है, कैसा बेटा बना जाता है, और कैसा पति बना जाता है। और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन पापा को ये पूरी ज़िंदगी याद दिलाऊंगा कि सही बाप कैसा होता है, सही बेटा कैसा होता है, और सही पति कैसा होता है। तो वो दिखा मुझे जब सीपी भाई अपने बच्चों से बात कर रहे थे, तो मुझे मेरे पापा दिखे कि एक दिन शराब पी के वो मेरे से बात कर रहे थे और मुझे बता रहे थे अपनी जीवन की कहानी कि तुम्हें तो कपड़े मिले, मुझे कपड़े भी नहीं मिले। तो उस टाइम नहीं सुना मैंने। तो उस टाइम मुझे लगता था कि ये आदमी ने कुछ तो करा नहीं, पीने के लिए पैसा आ जाता है, बाकी और कुछ नहीं आता। तो कल बहुत रोया मैं, बहुत रोया, मतलब लिटरली मैं फूट फूट के रोया। फिर गंगा के पास जाके बैठा, फिर अपने को माफ़ किया, पापा को माफ़ किया, और फिर कॉल किया घर मम्मी से, पापा से बात की। उनको ये नहीं बताया कि इधर आया हूँ, लेकिन ये ज़रूर बताया कि पापा मेरे ज़िंदगी के ना विलेन तुम हो, और मेरे साथ समस्या क्या है इसका अब कि मैं लाइफ में जिधर भी अथॉरिटी आती है मुझे मेरा पापा दिखता है उसमें, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो मेरा मास्टर है, चाहे वो मेरा बॉस है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो मैं ब्लास्ट हो गया, और मैं नदी में बैठे बैठे ये सोच रहा था कि अगर मैं गोमुख पे पत्थर लगा दूं तो क्या हरिद्वार में गंगा आएगी? तो मेरा सोर्स मेरा पापा है, वहाँ पत्थर लगा दिया मैंने।
और मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं सीपी भाई को बोल रहा हूँ आप मेरे पापा बन जाओ, मुझे आपको गले लगाना है। तो ये कल समझ में आया है कि बहुत है लाइफ में, इससे बियॉन्ड बहुत है अभी। थैंक यू। गायत्री परिवार में एक बहुत सीनियर शर्मा जी थे या कौन थे, हाँ, उनको भेजा गया था गायत्री परिवार में, वो सीबीआई या कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे, उनको भेजा गया था गायत्री परिवार की खुफियागिरी करने के लिए कि अंदर जाके देख के आओ यहाँ चलता क्या है। तो वहाँ है गौरी शंकर जी, तो वहाँ से आके फिर वापस ही नहीं गए। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। इनको भी देखने के लिए भेजा गया है, बोले देख के आओ ये इधर होता क्या है। तो इनका काम हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन ठीक है, देखिए जब शिविर शुरू हुआ था तो आपके इंटरेक्शन से मैं समझ गया था कि कुछ अच्छा होने वाला है। जो भी व्यक्ति अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को फ्लोर पे लेके आएगा उसका उद्धार हो जाएगा। आप शिविर में बैठ के भी अपने आप को बचाए रखते हो, आप इस हॉल में भी बैठ के अपने आप को बचाए रखते हो, तो यहाँ से भी खाली ही चले जाते हो। तो बिना किसी शर्म के, बिना किसी हिचक के, बिना किसी मान भय के हम जैसे हैं अपने ज़िंदगी को फ्लोर पे ला देते हैं। और 7 दिन में मैंने हज़ारों ज़िंदगी बदलते हुए देखा। कंटेंट इतना पावरफुल है कि वो आईने की तरह से आपको दिखा देता है। मतलब बहुत प्रयासों के पास जो नहीं होता वो सुनने मात्र से हो जा रहा है। हाँ, केवल सुनना हो जाए। सुनना अपने आप में एक बड़ी घटना है। या तो जो हमारा पीछे का बैगेज है उसकी वजह से हम नहीं सुन पाते, या मान भय की वजह से सुन भी रहे हैं तो फ्लोर पे नहीं आ पाते। तो आपके साथ मैंने पहले दिन से पहचान लिया था कि कुछ अच्छा होने वाला है। जो इतना खुल के अपना आराम से ज़िंदगी लाता रहे तो फिर अपने आप बदल ही जाएगा कुछ, क्योंकि वो तो मतलब ज़िंदगी तो फ्लो को पहचानती है ना, नेचर के फ्लो को, और हम उससे विपरीत बहने की कोशिश कर रहे थे। तो आपने अपने भाव को बढ़िया से समझा भी, हैंडल भी किया, उसको कह भी पाए। गुड। देखो आपका आर्टिकुलेशन कितना अच्छा है। आप कहाँ बोल रहे थे मैं 2-3 स्टेप पे अटक जाता हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा है तुम अटक रहे हो। क्यों भाई, सभा क्या बोलती है? इस व्यक्ति ने ये बोला था कि मैं अपने मैनेजर से या अपने दूसरा कोई से कलीग से परेशान हूँ, उसको देख के मेरे को लगता है कि वो 10 स्टेप तक जा पाता है, मैं 3 स्टेप तक ही जा पाता हूँ। अब पूरे शिविर में इनका आर्टिकुलेशन और इनका रिसेप्शन, जैसा ये सुन पा रहे हैं, जैसा ये देख पा रहे हैं, उसमें कहाँ लग रहा है कि इनमें कोई आर्टिकुलेशन की कमी है ना। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जैसा कि अपने पहले चर्चा किया, जिन लोगों की दृष्टि न्याय धर्म सत्य की तरफ है उनको भौतिकता में बहुत मज़ा नहीं आ रहा होता, इसलिए उसके स्टेप्स बनाने का मन नहीं करता। जिसको भौतिकता में बहुत मज़ा आता है वो उसमें बहुत बारीकी से घुस पाता है। जिसको जहाँ सुख दिखाई देता है वहाँ बारीकी से घुस पाता है, जहाँ बारीकी से घुस पाएगा वहाँ स्टेप्स बना देगा। यदि मेरी रुचि ही नहीं है तो मेरे पास सामर्थ्य है लेकिन मेरी रुचि नहीं है, तो जहाँ रुचि है मैं वहाँ बना सकता हूँ। तो हो सकता है वो आपकी रुचि वाला फील्ड उतना नहीं हो, ऐसा हो। या चलिए आगे बढ़े। हाँ बोलो 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 बोलो, इससे फ़ायदा होता है। देखो शेयरिंग का, हाँ हाँ बोलो बोलो, चलेगा चलेगा। हाँ आगे आ जाओ, आगे आना ही है एक दिन, एक दिन इससे कुछ नहीं होगा। सॉरी हाँ इस आधार पर कि अनुकरण सबसे बड़ी प्रशंसा है, इस आधार से पहले 2 मिनट क्या हो रहे? नहीं कुछ हुआ, सॉरी मैंने पहला बोला। क्या चीज़, क्या करोगे? नहीं कुछ करूँगा, थोड़ी मार्कर वगैरह चाहिए, ये आप रखो, वो यहाँ से ले लेता। मैंने बोला प्रशंसा अनुकरण सबसे बड़ी प्रशंसा है। हाँ 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 जी, सभी को नमस्कार।
अभी एक पेन का सेट है, ये एक पेन का सेट है। डिजिटल बाबा वाले वर्ड्स का एक संदर्भ बता रहे डिजिटल का। धन्यवाद। तो ये पेन का सेट अच्छा है और ये पेन का सेट अच्छा नहीं है, ये मेरा कहना है। अब कितने लोग ये मानते हैं कि ये पेन का सेट अच्छा है? अपने अपने मतलब हाथ, ये अच्छा वाला कौन है? हाथ ऊपर कर दीजिए। इन जिनको लगता है ये अच्छा सेट अच्छा है, आप अपना ओपिनियन बोलिए। ओपिनियन, हाँ ये अच्छा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा हाथ ऊपर कीजिए। ओके, और मैं कहता हूँ ये अच्छा है, ये वाला हाथ ऊपर कीजिए। तो कुछ लोग इधर है, कुछ लोग इधर है। अब मैं दूसरा एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, ये 3 पेन का सेट है और ये 2 पेन का सेट है। इसमें 2 ग्रुप में बट जाए। ये जो कहना चाहते हैं 3 पेन का सेट नहीं है वो, और ये जो कोई कहना चाहता है कि 2 पेन का सेट नहीं है, ऐसा कोई है यहाँ पर? गणित जो है, मैथ्स से है, तथ्य से सबसे नजीक होता है, उसमें आप एग्रीमेंट बहुत जल्दी ला सकते हो। मुझे जो डिजिटल मतलब डिजिट किस तरह से यूनिवर्स में है, समझ लो ये मेरा बोर्ड है, प्राइवेट पर्सनल छोटा सा। मैं जो बताना चाहता हूँ भैया वो है कि जैसे हम हमारे दर्शन में पूरी हर जगह डिजिट है, हर जगह दर्शन में डिजिट है। जैसे कोई एक मुद्दा है, मैं लिखूंगा नहीं, जिसमें हमने 3 चीज़ें पहचान ली और उसके स्पष्टता भी कर ली। बात ये है, जब दर्शन इवोल्यूशन की प्रोसेस में होगा तो पहले क्या पहचाना गया होगा? ये 3 है ये, या तो ये 3 में क्या क्या है वो क्या पहचाना गया होगा पहले? अगर चेंज आता भी है तो इस 3 में क्या है उसमें आएगा कि 3 के 2 हो जाएंगे या तो 204 हो जाएंगे? किस में आएगा? डिजिट वाले में नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो अपने आप को मैथ्स में बयां करता है। एक और एग्जांपल, हमारे पूरे बॉडी में भैया ऐसा साइंस से एक डिजिट है 2/1 ऐसा हमारा पूरा बॉडी पोस्चर है, और सारी जीविका का बॉडी पोस्चर है, उसमें डिजिट दिखता है। जैसे कि मेरा कमर से लेके धड़ का पार्ट और मेरे पैर, मतलब ये 2 गुना होगा, 1 गुना होगा हमेशा से अप्रोक्स। मेरा जो हाथ है वो यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, 2 गुना होगा, 1 गुना होगा। किसी भी इंसान को अगर आप इस तरह से हाथ फैला दो, अमिताभ बच्चन हो तो भी, तो उसकी हाइट के पैरेलल ही होगा, नियर अबाउट। ये रेशियो हमेशा संभल जाता है। ये फूलों में, प्रजातियों में, इवन कोशिकाओं में, सब जगह डिजिट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्स अपने आप को मैथ्स, इसलिए कहते हैं मैथ्स यूनिवर्स की लैंग्वेज है। तो मुझे जब ये पता चला बाबा डिजिटल बाबा कहते थे तो मुझे रेफरेंस बहुत अच्छा लगा। आप तथ्य को कितने क्या है उसमें पहले पहचान लेते हैं, उसके बाद क्या है वो, क्योंकि 2 है वो पहले पहचाना गया, इसलिए पहला सेंटेंस आया एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस। सबसे पहला उस, फिर क्या है वो बाद में शायद पहचाना गया होगा, मुझे मालूम नहीं। पहली चीज तो कहां पहुंचे? एक और चीज सर भैया, एक हाँ, धीरे धीरे सब आएगा। न्यूरॉन्स के बहुत आधार से, न्यूरोलॉजिकल साइंस के बहुत आधार से मैं बता रहा हूँ, कॉन्शियसनेस जो है उसको साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। मैं जो बोल रहा हूँ वो अंतिम साइंस आज का है, वो मैं आधार से बता सकता हूँ। अभी तक कहाँ है? न्यूरोलॉजी और बायोलॉजी, दिमाग के बारे में। दिमाग के सारे न्यूरॉन, साइनेप्स और सारे केमिकल पहचाने गए हैं। अब कॉन्शियसनेस किस वजह से पैदा होता है वो नहीं बता पा रहे हैं साइंस आज का। वो किस तरह से एक्सप्लेन कहते हैं? वो कहते हैं कि हम ब्रेन के सारी एक्टिविटीज देख सकते हैं, हम ब्रेन की सारी एक्टिविटीज देख सकते हैं, बस उस एक्टिविटी की वजह से कॉन्शियसनेस कैसे पैदा होती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। जैसे कि एक एग्जांपल, एक ट्रैफिक फंसा हुआ है, गाड़ियां इधर जा रही है उधर जा रही है, ट्रैफिक का पूरा है और ट्रैफिक स्टक है, कहीं कहीं चल रहा है, ये सब चल रहा है। अब उस ट्रैफिक की वजह से जो क्रियाएं होती हैं वो पहचाना, ये हार्मोन की वजह से ये क्रिया हुई, ये हार्मोन की वजह से, बायोलॉजिकल सारी क्रियाएं पहचानी जा सकती है। पर ये ट्रैफिक अपने आप को देख ले
कि मैं स्टक हो गई हूँ, वो कॉन्शियसनेस वो किस वजह से होता है वो नहीं समझ पा रहे। अब पहुंची मेरी बात? नहीं फिर से बोल दो। अच्छा ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो। अब मतलब समझ रहे, ट्रैफिक जो है वो सारी एक्टिविटी और ट्रैफिक के सारी इंपैक्ट बॉडी में वो समझ में आता है, पर ट्रैफिक खुद को देख पा रही है कि मैं स्टक हो गई हूँ, एक कॉन्शियसनेस है। मैं सोच पा रहा हूं कि मैं सोच पा रहा हूं, मैं देख सकता हूं कि मैं सोच पा रहा हूं, वो कॉन्शियसनेस है। वो किस चीज से पैदा होती है वो आज भी न्यूरोलॉजी में वहां लिमिट आ चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा उससे आगे नहीं जाएंगे, आज का तथ्य ये है, मैं आधार से बता रहा हूं। तो मुझे वो जो कनेक्ट हुआ वो कि जीवन का भी एक क्षेत्र है, वो साइंस के फील्ड में शायद आए ना आए, पर इससे ऊपर बायोलॉजी से ऊपर जो आज एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है साइंस में, वो जीवन का भी एक क्षेत्र मुझे बहुत डीपली कनेक्ट हुआ है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत साफ। नहीं ठीक है, ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है। तो इससे साइंस और जो हम कह रहे हैं वो आपस में विरोधी से, ये सही है कि वो सही है की बजाय जहाँ तक सही पहचाना गया हो, जिस भी तरीके से पहचाना गया हो, जिस भी विधा में पहचाना गया हो, जिस भी विधि में पहचाना गया हो, फिर वो सारा कनेक्ट होने लगता है। ऐसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि राइट वाले लेफ्ट वाले, तो एग्जिस्टेंस में ना राइट है ना लेफ्ट है, एग्जिस्टेंस में मध्यस्थ है। मध्यस्थ नहीं पहचाना इसलिए राइट और लेफ्ट हो जा रहा है, मध्यस्थ नहीं पहचाना इसलिए राइट और लेफ्ट हो जा रहा है। मध्यस्थ पहचान में आएगा, राइट और लेफ्ट आपस में जुड़ जाएगा। तो उसी तरह से साइंस ने यदि ब्रेन और ब्रेन की एक्टिविटीज़ को किसी एक लेवल तक पहचाना, एनाटॉमी और तमाम चीज़ों को पहचाना, अब यदि जीवन को पहचान लेंगे तो जो गैप है, जहाँ चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं, वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे पूरा साइंस उस तरफ बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे साइंस उस तरफ बढ़ ही रहा है कि ये केवल इस लेवल से पहचान में नहीं आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कल हमने जितनी चर्चा की है, तो हमने ये पहचानने की कोशिश की पिछले दिनों में कि जीवन नाम की एंटिटी जो शरीर को चलाता है ना, शरीर कुछ चाहता नहीं है, शरीर कुछ करता नहीं है, शरीर की कोई आवश्यकता है ये मैं पहचानता हूँ। शरीर अपनी किसी, जैसे भूख लगती है, बच्चा रोता है, हम हंसते हैं, क्यों? घटना तो एक ही है। भूख लगती है तो बच्चा रोता है, हम हंसते हैं, ऐसा क्यों? तो भूख लगने का इतना ही मतलब है कि पेट में एसिड निकलते रहता है, आमाशय खाली हो जाता है, आमाशय जलना शुरू होता है। इसको बच्चा नहीं पहचान पाता है, तो ये पहचानता है कुछ तो भी, कैसा तो भी लग रहा है। लेकिन हम ये जब भी वो क्रिया होती है तो हमने उसको पहचान लिया है कि ये भूख है। और हमारा प्रॉब्लम अब उधर नहीं है कि ये कैसा लग रहा है, हमारा ध्यान उस बात पे है कि जीभ पे अब क्या आने वाला है। इसलिए भूख लगी, देखो पहले भी ये चर्चा, मेरे को लगता है ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इससे हमारा ध्यान किसी और चीज़ पे भी चला जाएगा। मैंने पहले भी ये चर्चा की थी कि एक बार, मैंने पहले भी चर्चा की थी कि एक बार इस बात पे ध्यान गया कि आखिर जागृति की यात्रा में या आदमी की ज़िंदगी में इतना कष्ट क्यों है? यदि पूरी प्रकृति इतनी पूर्ण है, सब कुछ इतना सामंजस्य में है, तो आदमी इतना कष्ट क्यों पाता है? तो सोचते सोचते इस बात पे ध्यान चला गया, जो मैंने पहले भी शेयर किया था शिविर में या नहीं किया था मुझको याद नहीं है, कि एक घर में बच्चा पैदा होने वाला होता है ना, तो 9 महीने वो महिला जिस तरह के चेंजेस से गुजरती है, जिस तरह के परिवर्तन से गुजरती है, मानसिक शारीरिक, लेकिन उसमें जो भी परिवर्तन और जो भी पीड़ा है उसकी चर्चा नहीं है। पूरे घर में एक उत्सव का माहौल है और कोई उपलब्धि होने वाली है। क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि फल के प्रति कोई शंका नहीं है। तो जब फल के प्रति कोई शंका नहीं होती है तो प्रक्रिया में आने वाली तमाम तरह की, क्या बोले, कठिनाइयाँ या प्रॉब्लम
हमको प्रॉब्लम जैसा दिखता ही नहीं है, वो प्रोसेस ही दिखता। हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है? परिवार में एक नया मेंबर आने वाला है, तो उस क्रम में जो भी परेशानियां थी उन सबको हमने प्रोसेस के रूप में स्वीकार कर लिया है। और जब हम कोई चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो हमको परेशान नहीं करती। सही अर्थों में जब हम कोई चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, है ना। हमारे एक दोस्त थे, उनकी बेटी, जैन परिवार था, उसकी 22-23 साल की बेटी ने संन्यास लिया। तो वो BSc MSc BSc सब कुछ की, फिर कंप्यूटर डिप्लोमा किया। तो लोगों ने उसको समझाया, देखो ये जीवन ठीक नहीं है, और देखो ये इतना कष्ट है, और देखो कैसे करोगे, सारी ज़िंदगी है। तो उसने कहा कि मेरे को तो तुम्हारा जीवन ज़्यादा कष्टमय लग रहा है। सारे मिलके उसको ये नहीं समझा पाए कि तुम्हारा जीवन कष्टमय है। उसने बाकी सबको समझाया कि मेरे को तुम्हारा जीवन ज़्यादा कष्टमय लग रहा है। तो क्या चीज़ हो गया? हमको कोई बोले कि तुम संन्यास ले लो, जिसकी स्वीकृति नहीं है उसके लिए ये बहुत सोचना भी मुश्किल है, और जिसकी स्वीकृति हो गई है उसके लिए बाकी सोचना मुश्किल है। इसका मतलब ये हो गया कि ना संन्यास में सुख है, ना शादी में सुख है। तो सुख कोई चीज में नहीं है, सुख स्टेट ऑफ माइंड है। सुख मेरी मन स्थिति का नाम है, जैसा मैंने स्वीकार लिया है। तो इसका मतलब है कि जैसा मैंने स्वीकार लिया है, यदि इस घटना में इतनी ताकत है, तो यदि मेरा स्वीकारना अस्तित्व सहज हो जाए तो बहुत आराम का काम हो जाएगा। यदि मेरा स्वीकारना, यदि मेरे को अस्तित्व पता चल जाए कि ये कैसे काम करता है, ये शरीर कैसे काम करता है, ये जीवन कैसे काम करता है, ये ब्रेन कैसे काम करता है, ये इच्छाएं कहाँ से पैदा होती हैं, ये अपेक्षाएं कहाँ से पैदा होती है, ये सम्मान क्या है, ये पहचान क्या है, ये जिंदगी क्या है, ये पूर्णता क्या है, तो उसके अनुरूप मेरी स्वीकृतियां हो ही जाती हैं। इस विधि में बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई चीज़ छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है ना, किसी भी तरह का कोई मानने के लिए कोई चीज़ नहीं कही जा रही है। तो ना आपका कपड़ा बदला है, ना आपकी माला बदली है, ना आपका फोटो बदला है, ना दान देना है, ना दक्षिणा देनी है। शुद्ध रूप से जैसे हम एटम और सेल साइंस में पढ़ते हैं, वैसे ही एग्जिस्टेंस में हमको ये पूरे अस्तित्व को पढ़ा जा सकता है। और सारी किताबों का इतना ही मतलब है, सारे हमारे पढ़ने लिखने का इतना ही मतलब है कि हम जिंदगी को डायरेक्टली पढ़ सकें, हम अस्तित्व को समझ सकें, जिंदगी को समझ सकें। सारे पढ़ने लिखने का इतना ही मतलब है। ये दुखद बात है कि वर्तमान शिक्षा हमको वास्तविकता से दूर ले जाती है, ये उसका दुखद पहलू है। तो ऐसा लगता है कि यदि, तो सारे काम की बात क्या बोला, यदि फल के बारे में निश्चितता है तो प्रक्रिया में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो उसकी स्वीकार्यता हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति कमांडो ट्रेनिंग पाता है, कमांडो ट्रेनिंग में उसको मेरे ख्याल से उससे पहले लिखवा लिया जाता है कि तुम मर गए तो, ऐसा होता है, आपको बेहतर पता होगा। कमांडो ट्रेनिंग में मैंने, हाँ, वो एकदम जो हाई लेवल की ट्रेनिंग, NSG वगैरह की जो ट्रेनिंग्स हैं, NSG जो कमांडोज रहते हैं, उनको ट्रेनिंग के पहले लिखवा लिया जाता है कि तुम इस प्रोसेस में मर गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि वहाँ लगभग जो प्रोसेस ऐसा है कि वहाँ तक वो हो ही सकता है, उसकी संभावना है ही, लेकिन उसके बावजूद ही लोग उसको स्वीकारते ही हैं, है ना। तो इसका अर्थ है कि यदि फल की निश्चितता है, फल की निश्चितता है, तो प्रोसेस कितना भी उबड़ खाबड़ हो वो हमको स्वीकार हो जाता है। तो सार बात इतनी है कि फल की निश्चितता नहीं है, तब सारी प्रॉब्लम है। फल की निश्चितता मतलब, फल की निश्चितता मतलब क्या चाहते हैं, ऐसे ही गोल गोल करना आप, मानव लक्ष्य। तो मानव लक्ष्य को लेके हमारी पूरी क्लैरिटी हो जाए कि यही मानव लक्ष्य है इसके, और ये किसी नागराज जी ने तय किया या किसी व्यक्ति ने तय किया या मिलके तय किया, ऐसे नहीं, नेचर में ऐसा है। नागराज जी ने केवल उसको पहचाना,
है ना। भौतिक संसार में साइंटिस्ट का इतना ही मतलब है कि वो जड़ संसार के किसी नियम को पहचान लेता है। कोई व्यक्ति, कोई देवी देवता नियम बना सके ये संभव ही नहीं है। नियम अस्तित्व में है ही, केवल उस नियम को पहचाना जा सकता है। चैतन्य संसार में जिन्होंने उस नियम को पहचाना है उनको महापुरुष बोल रहे हैं। जड़ संसार में जिन्होंने उस नियम को पहचाना है उसको वैज्ञानिक बोल रहे हैं। तो मानव लक्ष्य को स्वीकार पाना, मानव लक्ष्य के अनुरूप अपनी योग्यता को तैयार कर पाना, इतना ही काम है। फिर मानव लक्ष्य के अनुरूप संबंध को पहचान पाना। तो सब कुछ चोटी से जुड़ा है, चोटी पकड़ के रखना। चलिए, कल हमने जितनी चर्चा की है उसमें हमारी क्लैरिटी बन गई कि जीवन में 10 क्रिया है। 10 क्रिया में से हमने देखा आस्वादन क्रिया, चयन क्रिया। तो ये सब क्लैरिटी बन गई, इस पे और बोलने की जरूरत नहीं है। तो आस्वादन क्रिया, चयन क्रिया। तो आस्वादन, तो संसार में, संसार के जितने भी मानव हैं वो 3 प्रकार से सुखी हो सकते हैं। चौथा प्रकार हमारे पास है नहीं। तो या तो इंद्रियों से सुखी हो सकते हैं, या संबंध पूर्वक सुखी होते हैं, या जो लक्ष्य उन्होंने बनाया है उस लक्ष्य के साथ सुखी होने की कामना करते हैं। तो 3 ही तरह के सुख हमारे पास हैं, इंद्रियों से, या संबंध से, या लक्ष्य से। जब हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं तो इंद्रियों में ही जीना होता है, संबंध भी इंद्रियों में समा जाता है जिसको हम मोहवश बोलते हैं, और बेसिक पाना भी सुविधा ही रहता है ना। इसकी कल हमने चर्चा की थी। जब हम जीने की तरफ जाते हैं तो बेसिकली समाधान बराबर सुख है ना। हमने चर्चा किया था, संग्रह सुविधा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, भक्ति अभयता में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और विरक्ति सहअस्तित्व में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व ये मानव लक्ष्य है। मानव लक्ष्य मुझ में स्वीकार हो जाए तो मानव लक्ष्य के अर्थ में दूसरे के साथ जब संबंध पहचानता हूं तो मोह मूल्य में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कितना बढ़िया। ऐसा मैं अपने भीतर घटते हुए देखता हूं। ऐसा जब मैं अपने भीतर घटते हुए देखता हूं तो मैं थ्योरी भी पढ़ता हूं, उसका प्रैक्टिकल भी देखता हूं, उसका रिजल्ट भी देखता हूं। तो क्या आएगा इससे? इससे क्या आएगा? स्वयं के प्रति विश्वास। ये स्वयं नाम की मशीन कैसे काम करती है ना। मैंने उसकी थ्योरी भी सुनी, मैंने उसका प्रैक्टिकल भी देखा, मैंने उसका मैनिफेस्टेशन भी देखा। तो उससे मुझको भरोसा होता है कि हाँ, स्वयं के साथ में काम किया जा सकता है। इस रूप में हमने पाया कि जब भी मैं कोई आस्वादन करना चाहता, आस्वादन में सुखी होना चाहता हूँ, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, ज़्यादा दुख या कम दुख। या तो पिताजी की सुननी है या बॉस की सुननी है। दोनों दुख उपलब्ध हैं, दोनों में से एक चूज करना है। तो किसकी सुनेंगे? जिसमें कम दुख होगा। और ज़्यादा सुख या कम सुख? तो ज़्यादा सुख, है ना। इसलिए सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद, है ना, धीरे धीरे ये इवॉल्व होता है। तो ये क्लैरिटी हमारी बनती है। तो ये ज़्यादा सुख, कम दुख, इसको चूज करने के लिए मानव में तुलन नाम की क्रिया है। जब मैं तुलन करता हूँ तो मेरे को उसकी सारी बारीकियों में जाना पड़ता है, तो उसका नाम विश्लेषण है। और फाइनली ये सब मैं किसी इच्छा को पूरा करने के लिए करता हूं। तो जैसा सुखी होने का चित्रण हो गया, जैसे इंद्रियों की सुंदर परिभाषा है, इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग की इंद्रिय संज्ञा है ना। इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग, क्या अद्भुत बात है। मैं इच्छा करता हूं, इच्छा कहाँ हो रही है? जीवन में। जीवन में इच्छा हो रही है और फिजिकल केमिकल रियलिटी उसके हिसाब से द्रवित हो रही है। ऐसी मशीन हम मानव, हम तो अभी एक कोशिका भी नहीं बना पाए। ऐसी एक मशीन बनाई जाए जो सोचने से भौतिक रासायनिक मशीन के रूप में काम कर रही है। मैं जो इच्छा करता हूँ, है ना, वो क्या बोलते हैं, गुपचुप, पानीपुरी, पानीपुरी, आ गया पानी। है ना। तो पानीपुरी का नाम लेने भर से जीभ पे पानी आ जाता है। तो इच्छा से द्रवित होने वाला, यदि इच्छा उधर चली गई तो जीभ पे पानी आ जाएगा, यदि इच्छा उधर नहीं गई तो नहीं आएगा, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा मैंने चित्रण बनाया है, ठीक, उसके अनुरूप तुलन, विश्लेषण, आस्वादन, चयन काम करता है। अभी तक मेरा चित्रण कैसा है? अभी तक मेरा सारे चित्रण का मतलब ही है
अभी तक मेरे चित्रण का इतना ही मतलब है कि सामान से सम्मान की तलाश है। जब मैं स्वयं को शरीर मान के जीता हूँ, सामान से सम्मान की तलाश है और सुविधा से सुख की तलाश है। एक बढ़िया सूत्र है, एक भी भ्रमित इच्छा पूरी हो नहीं सकती और एक भी सही इच्छा अधूरी रह नहीं सकती। नेचर का नियम है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं चोरी करना चाहता था, मैंने डकैती डालना चाहता था, मैंने डाल दिया। मैं हत्या करना चाहता था, मैंने कर दी। इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई? इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई? हाथ उठाओ। अरे इच्छा पूरी हुई कि घटना पूरी हुई? घटना पूरी हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई। इच्छा क्या थी? इच्छा तो उस घटना से, उस घटना के फल के रूप में सुख की थी। तो मैंने बैंक में डकैती क्यों डाली? क्योंकि मेरे को आर्थिक अभाव लगता था। तो मैं अभाव की मानसिकता से मुक्त हो गया, ये नहीं हो सकता है। ठीक है। तो मैंने किसी का अपमान किया क्योंकि मैं उससे दुखी था, उससे मैं सुखी हो गया, ये नहीं हो सकता है। जैसे इसको बहुत सिंपल तरीके से देखें, सामान से सम्मान, क्या ये पूरा होगा? तो एक भी भ्रमित इच्छा पूरी होगी। सुविधा से सुख, एक भी भ्रमित इच्छा पूरी होगी। तो यहाँ से हमारी ये भी क्लैरिटी बनी कि एक भी भ्रमित इच्छा पूरी, एक भी गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती और एक भी सही इच्छा अधूरी रह नहीं सकती। बस समय मत पूछना, इसमें काल का कैलकुलेशन नहीं है। क्योंकि जब भी जीवन की बात आती है, जैसे कोई पूछे भाई कितने समय में समझदार हो गए, तो समझदार होने के बाद बताया जा सकता है कि मैंने 30 साल लगाए, 20 साल लगाए। मकान कितने समय में बनेगा ये हम बता सकते हैं, 2 साल में बन जाएगा, 1 साल। तो भौतिक रासायनिक में क्रिया का कैलकुलेशन है ना। लेकिन जब हम जीवन की बात करते हैं, वो क्रिया ही निरंतर है, इसलिए वहाँ पे काल की गणना नहीं हो सकती। तो इस रूप में कहा कि ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये कब, कितने, किस व्यक्ति के लिए कितने समय में होगा, लेकिन होगा, इसकी निश्चितता है। उसके लिए और बढ़िया सूत्र है, अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, इसको होना ही है। तो धरती का हर मानव, चाहे कितने भी गिरी स्थिति में कोई ना क्यों ना हो, वो कोई काल का महापुरुष है ही है ना। कितनी ही शरीर यात्राओं के बाद क्यों ना हो, वो ज्ञान की जगह को पाएगा ही, क्योंकि वो उसका अधिकारी है, क्योंकि वो उसी के लिए बना है, वो उसी यात्रा में है। तो इस रूप में एक बात पे हमारा ध्यान चला गया। यदि ये हमारी क्लैरिटी बन जाती है, यदि ये सही अर्थों में हमारी क्लैरिटी बन जाती है और ये हमको स्वीकार हो जाता है कि सामान से, ये विश्लेषण होना एक बात है, समीक्षा होना दूसरी बात है। विश्लेषण होने का मतलब है कि मेरे पास लॉजिक आ जाता है, तर्क आ जाता है, तो मैं, भाषा आ जाती है, तो मैं कह देता हूँ कि हाँ भाई सामान में सम्मान नहीं है, पर मैं जीता वैसे ही हूँ। मैं कह सकता हूँ कि हाँ सुविधा में सुख नहीं है, इंद्रियों में सुख नहीं है, है ना, इसमें कोई निरंतरता नहीं है। निरंतरता तो समाधान बराबर सुख में है। लेकिन मेरे अभी पूर्वाग्रह और पूर्वाभ्यास ऐसे हैं कि मेरे विचार में भी आता है और व्यवहार में भी आता है, मैं ऐसा करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ है? स्वीकार हुआ है कि नहीं हुआ है? इसका मतलब स्वीकार हुआ है कि नहीं हुआ है? स्वीकार नहीं हुआ है, विश्लेषण में है। इसलिए अध्ययन की परिभाषा दिया है ना, न्याय धर्म सत्य के अर्थ में निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। न्याय धर्म सत्य के अर्थ में निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। तो स्वीकार हो जाना अलग घटना है, विश्लेषण में रहना अलग घटना है। विश्लेषण को बोल देना मेमोरी से होता है, इसलिए कहा कि सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जो जीने में आ गया वही समझा है। इसको और भी ठीक कर सकते हैं, समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। जिस मामले में हमारी समझ बन गई है उसमें कभी कल्पना में भी गलती नहीं होती है। प्यास लगने से कभी कल्पना में आया घी पी लूं, है ना? ऐसा एक बार भी कल्पना में भी गलती नहीं होती है।
तो जिस मामले में हमारी समझ बन गई है, जिस मामले में चाहे जिंदा रहने की समझ है, उस मामले में कल्पना में भी गलती नहीं होती है। इसका मतलब है समझ बन गई है तो गलती नहीं है, और गलती हो रही है तो समझ नहीं। तो इतने में हमारा, तो ये भी हमने चर्चा किया कि आशा, विचार, इच्छा, इस तीनों का, इसका नाम कल्पनाशीलता है। आशा, विचार, इच्छा डायरेक्टली ब्रेन पे प्रोसेस हुआ रहता है। कॉन्शियसनेस कहाँ है? तो कॉन्शियसनेस बेसिकली आशा, विचार, इच्छा है। आशा, विचार, इच्छा ब्रेन पे पैरेलल प्रोसेस्ड रहता है, तभी मानव और तभी जीवन और शरीर का आपस में जो इतना एकाकार है कि सारी चर्चा सुनने के बाद भी वो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा हम पहचान नहीं पा रहे। तो जो हमारी कॉन्शियस मेमोरी है वो ब्रेन पे प्रोसेस्ड रहता है, जो सब कॉन्शियस है वो जीवन में बना रहता है। आगे चले, अब जागृति के क्रम को देखते हैं। तो ये भी हमने 2 लाइन और बोल देता हूं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास चित्रण नहीं है, क्लीन स्लेट है ना। क्लीन स्लेट चित्रण के रूप में है, वृत्ति के रूप में कोई दृष्टि उसके पास हो ही सकती है। पिछला शरीर छोड़ते समय अंतिम क्षण में जो निष्कर्ष उसके पास रहा, उसके आधार पे उसकी दृष्टि में कोई एक दृष्टि प्रभावी हो सकती है, लाभ दृष्टि प्रभावी हो सकती है, प्रिय दृष्टि प्रभावी हो सकती है, उसका रुझान दिखाई देता है, न्याय दृष्टि प्रभावी हो सकती है, सत्य दृष्टि प्रभावी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि पूर्व शरीर यात्राओं का एक प्रभाव हमारी दृष्टि के अर्थ में रहता है, और यदि कोई ज्ञान रूप में कोई चीज़ उपलब्ध हो गई है तो वो बोध में रहता है। यदि बोध के लायक कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हुई है तो वो वृत्ति में रहता है। ये ठीक हो गया। दूसरा, ये बात भी कल आ गई कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो चित्रण खाली होता है। जैसे जैसे वो जिन भी, मैं अनुभव बोल नहीं पाता हूँ, है ना, उसने खाना खाया तो उसको एक प्रकार का फील हुआ, तो जो भी फील होता है वो चित्रण के रूप में फिर स्टोर होता रहता है, जिसको आप सिनेप्सिस बोल रहे थे। तो ये चित्रण बनते रहते हैं, और चित्रण तो एक चित्रण का हमारे पास एक स्टोरेज हो गया है। तो फाइनली ये जितना स्टोरेज मेरे पास अभी तक की शरीर यात्रा में से है, तो एक स्थिति है कि जैसे मेरी दृष्टि होती है वैसा कोई चित्रण उभरता है, उसको मैं इच्छा बोलता हूँ, और उसको फिर मैं तुलन विश्लेषण चयन पूर्वक पूरा करता हूँ। पूरा करने के बाद तृप्ति हो, अतृप्ति हो, और वही सीक्वेंस हमने कल देखा। तो यदि मैं मन के धरातल पर जीता हूँ तो मैं शरीर से प्रभावित हो जाता हूँ। यदि मन हमेशा सुख अपेक्षा में है, सुख की अपेक्षा में है, तो मन वृत्ति से सपोर्ट मांगता है कि उसको पूरा करने के लिए उसको पूरा करने के लिए विचार करना होगा, और उसको पूरा करने के लिए इच्छा में स्थापित होना होगा। अब मन में कोई चीज सुख अपेक्षा पैदा हो गई है, उस सुख को भोगने के लिए मेरे को इच्छा पूर्वक उसको पाना होगा। जब मैं इच्छा तक पहुंचता हूं तो न्याय दृष्टि उसका विरोध कर देता है, तो मन और वृत्ति में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसका नाम मन में दुख है। वृत्ति और चित्त में कन्फ्लिक्ट होता है, इसका नाम वृत्ति में अशांति है। चित्त और बुद्धि में कन्फ्लिक्ट होता है, इसका नाम चित्त में असंतोष। ये चर्चा हमने कल की थी। फिर से एक बात दोहरा रहा हूं ताकि हमारा ध्यान चला जाए। और जिस क्षण मैं इस कन्फ्लिक्ट को अपने में देख लेता हूं तो मेरे को क्रिया समझ में आने लगती है, बोलने से नहीं समझ में आता है। मैं 50 बार भी बोलूंगा तो नहीं होगा, लेकिन एक बार अपने आप में देख लिया कि हाँ ये मुझ में हो रहा है, तो उस क्षण से उस पर अपना अधिकार आ गया कि हाँ ये मुझ में हो रहा है। तो कितने लोगों को अधिकार आ गया कि हाँ मैं इस क्रिया को अपने में देख पाया, सुख है ना, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि जितना चित्रण है, जब चित्रण नहीं है तो चित्रण नीचे से ऊपर जा रहा है ना। माँ ने दूध पिलाया, उसका आस्वादन हुआ, विश्लेषण हुआ, तुलन पूर्वक, प्रिय दृष्टि पूर्वक चित्रण में स्थिर आ गया, एक फील यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर आग में हाथ डाला, हाथ जल गया, तो एक तरह का आस्वादन हुआ, वो तुलन विश्लेषण पूर्वक स्थिर हो गया कि आग जलाता है, आग जो है हाथ जलाता है। फिर एक बार मैं बिस्तर से नीचे गिर गया, बिस्तर से नीचे गिरा तो उसका आस्वादन अलग प्रकार से हुआ, वो हो गया, स्थिर हो गया कि ऐसे हो गया। तो ऐसे लगातार आस्वादन चित्रण स्टोर होते जा रहे हैं। फिर उनमें से जो अच्छा चित्रण है सुखी होने का, उसके आधार पे मैं
तो एक चित्रण स्टोर होने का तरीका ऐसा है, इच्छा को पूरा होने का तरीका ऐसा है। ये ठीक हो गया? आगे चलो। खोए खोए से लग रहे हो। है? है? प्रोसेस हो रहा है ऐसा। ठीक तो है सब? चल सकते हैं आगे? ये साइलेंस मेरे मन से एग्रीमेंट की साइलेंस है, सहमति की। ऐसा मैं भी मान रहा हूं। हाँ जी, अब जागृति की यात्रा शुरू करते हैं। ठीक, तो आंख नाक कान सब ठीक से खोल लें, है ना। अब देखिए, अब किसी ने आपको जोर का धक्का दे दिया शिविर में। जिसने धक्का दिया उसके प्रति आपकी स्वीकृति है कि कुछ ठीक ही होगा। तो यदि आप शिविर तक आए, खासकर सामाजिक शिविर में, सरकारी शिविर में दूसरे वाला धक्का रहता है, उसमें आदमी शिविर में आके बैठ तो जाता है पर सुनने की स्वीकृति नहीं होती है। तो अभी अपन सामाजिक शिविर की बात करते हैं। तो जो भी लोग आए स्वेच्छा से आए, तो उसमें ये सुनने का चयन हुआ रहता। यदि सुनने का चयन नहीं है तो हमें हॉल में बैठे हुए भी मेरे को कुछ सुनाई नहीं देगा। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और आपका ध्यान अपने घर चला गया, तो उस समय आवाज कान पे पड़ रही है, पर्दा फड़फड़ा रहा है, लेकिन रजिस्टर नहीं हो रहा है क्योंकि सुनने वाला गायब है। तो सुनने का चयन होना पहली बात है। इसलिए जब शिविर शुरू किए तो बाद में बोले कि भैया ये मत करना वो मत करना, ताकि सुन सको। तो सुनने का चयन होना बड़ी बात है। और ये बैठे बैठे आधे घंटे में बदल जाता है, कहीं और चला जाता है। उस समय चयन क्या है? ऑफिस में चला जाता है वो, है ना, ऑफिस में कुछ काम करके आता। तो उस समय सुनने का चयन नहीं है, इसलिए उस बीच का आपको सुनाई नहीं देता है। तो सुनने का चयन होना एक घटना है। सुनने का चयन होगा तो क्या चीज होगा? तो सुनने का चयन होगा तो शब्द का आस्वादन होगा। यदि सुनने का चयन ही नहीं है तो शब्द आएगा ही नहीं। शब्द में क्या चीज का आस्वादन होगा? क्या कहा जा रहा है हॉल में? कौन से सुख की बात की जा रही है? अब आप बोलते जाओ। निरंतर सुखी हुआ जा सकता है, संबंध में तृप्ति पूर्वक जिया जा सकता है, मानव के साथ, प्रकृति के साथ। इतना ही कहा जा रहा है। मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन हुआ। मूल्य मूलक लक्ष्य मूलक आस्वादन हुआ तो उसके आधार पे आशा जो है, फाइनली जो प्रोसेस होता है, तो जीने की आशा बढ़ेगी या घटेगी? जीने की आशा बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही आस्वादन होता है मैं उसका विश्लेषण शुरू करता हूं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है? तो उसमें फिर मैं दृष्टि में जाता हूं। दृष्टि में जाता हूं तो जो मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक शब्द कहे जा रहे हैं, उसके अर्थ, उसका जो अर्थ है वो फाइनली क्या चीज की अपेक्षा को पूरा करता है। तो तुलन में न्याय धर्म सत्य का अपेक्षा बना ही हुआ था, पहले से ही अपेक्षा बना हुआ था, कंटेंट नहीं था। संबंध पूर्वक जिया जा सकता है, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो, ये बना ही हुआ है। तो जैसे ही वो कंटेंट जा रहा है तो वही इस बात का, न्याय धर्म सत्य की जो अपेक्षा है उसका पोषण करता है। अभी तक कंपैरिजन किस में हो रहा था? मेरा प्रिय हित लाभ और तुम्हारा प्रिय हित लाभ। अभी तक कंपैरिजन हमारे प्रिय हित लाभ में हो रहा था, मेरा मकान बड़ा कि आपका मकान बड़ा। अब कंपैरिजन कहां शुरू हो गया? मेरा प्रिय हित लाभ और मेरा न्याय धर्म सत्य। तो टॉपिक शिफ्ट हो गई। क्या चर्चा किए थे? रूटीन में बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, दूसरे को जज नहीं करना चाहिए। चाहिए आया तो गई भैंस पानी में, कुछ नहीं होने वाला है। चाहिए भड़ास है, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब है कि हम यदि जीवन में तुलन नाम की क्रिया है तो जज करने को रोका नहीं जा सकता, ये होगा ही, वो निरंतर क्रिया है। लेकिन उसकी डायरेक्शन को मोड़ा जा सकता है। अब तक डायरेक्शन क्या थी? दूसरे के साथ मेरा प्रिय हित लाभ और दूसरे का प्रिय हित लाभ। अब डायरेक्शन क्या हो गई? मेरा प्रिय हित लाभ और मेरा न्याय धर्म सत्य। अब दूसरा इसमें से मुक्त हो गया। तो ये बहुत बड़ी घटना आदमी की जिंदगी में है कि उसका बहुत बड़े सामर्थ्य का, उसका बहुत बड़ा हिस्सा
लगातार दूसरों के साथ कंपेयर करना, अपने आप को असफल मानना, अपनी सफलता को छोटा करना या अपनी सफलता को बड़ा करना, या तो अहंकार में जाना या हीनता में जाना, या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है खुद दब के मरेगा, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि दूसरे को लेके मरेगा। तो इस तमाम यात्रा में ये हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा लीकेज है, क्योंकि मेरी पहचान की तलाश अपने आप में इतनी गहरी है, इतनी मौलिक है। मेरी पहचान की तलाश में लगातार ये कंपैरिजन मोड काम करेगा ही, और लगातार मेरी ऊर्जा का बहिर्गमन होगा कि अंतर्नियोजन होगा। सूत्र है अंतर्नियोजन ही विकास है, ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है, ऊर्जा का बहिर्गमन ही ह्रास है। ऊर्जा मतलब क्या? आशा विचार इच्छा ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा सुख पाने के लिए बाहर की तरफ दौड़ रही है ना। मैं आपसे बड़ा हूं, ये सिद्ध करने के लिए मेरा विचार चल रहा है, और बड़ा हूं तो कैसे हो जाऊं? तो आप 1 लाख का मंत्र का जाप करते हो तो मैं 2 लाख का जाप कर दूंगा है ना। आप 3 घंटे ध्यान करते हो, मेरे को पता चल गया, तो मैं 6 घंटे ध्यान करूंगा। ये ज्ञान का और खतरनाक है। स्थूल वाला फिर भी ठीक है, ये ज्ञान वाला और खतरनाक है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये ऊर्जा का बहिर्गमन है, ऊर्जा का बहिर्गमन ही ह्रास है, ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है। देखो अंतर्नियोजन कैसे हो रहा है, अंतर्नियोजन कैसे हो रहा है? अभी तक आस्वादन कहाँ दौड़ रहा था? शरीर की तरफ। तो मैं अलग हूं, मेरे शरीर से भोग करना भी ऊर्जा का बहिर्गमन हो गया। सुख के अर्थ में मैं मुझसे अलग हूं, तो मैं अपने शरीर को ही भोगता हूं, खाने को भोगता हूं। मतलब खाने में स्वाद लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाने से निरंतर सुख की अपेक्षा करना में प्रॉब्लम है। तो इसका अर्थ हुआ कि फिर मेरा मन कहाँ लगा हुआ है? बाहर की तरफ। जब आपके पास ये सूचना आ गई कि मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक शब्द आ गए, अर्थ आ गया, अब आपके तुलन में कंपैरिजन शुरू किस में हो गया? मेरा न्याय प्रिय हित लाभ और मेरा न्याय धर्म सत्य। तो मन कहां लग गया? मन कहां लगा? अब मन वृत्ति में समर्पित हो गया। पहले मन शरीर की ओर झुका हुआ था, अब मन वृत्ति में समर्पित हो गया। मन वृत्ति में समर्पित हो गया तो मन का पूरा खेल डाइल्यूट हो गया। ये शिविर में रहते रहते आपको फील होता है कि नहीं? जितनी देर हम समझने का काम कर रहे होते हैं, उतनी देर मन वृत्ति में समर्पित हो जाता है। फिर उस बीच में आपको भौतिक आस्वादन का, इंद्रिय आस्वादन की कोई अपेक्षा पैदा नहीं होती है। तो खेल क्या है? सारा खेल किस बात का है? मन सुख के लिए शरीर की ओर दौड़ेगा, या मन समझने के लिए वृत्ति में समर्पित होगा, वृत्ति चित्त में समर्पित होगा, चित्त बुद्धि में समर्पित होगा, बुद्धि आत्मा में समर्पित होगा, आत्मा परमात्मा में अनुभूत होगा। इसका नाम जागृति है, इसका नाम प्रत्यावर्तन क्रिया है। परावर्तन क्रिया का मतलब बाहर की ओर जाना। जैसे समझना क्या है? प्रत्यावर्तन है कि परावर्तन है? समझना, समझना प्रत्यावर्तन। समझना स्थिति है, समझाना, समझाना परावर्तन है, समझना प्रत्यावर्तन है। तो समझने का मतलब है कि उन क्षणों में मन यदि तुलन में प्रिय हित लाभ, PHL, NDS, तो प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य में समर्पण में कंपैरिजन शुरू हो गया, तो ज्यादा सुख कहां दिखाई देगा? NDS में। तो जब NDS में सुख दिखाई देगा तो मन विलय हो गया। इसलिए आप 8 घंटे बैठ पाते हो, इसलिए सुनाने वाला 8 घंटे सुना पाता है। क्यों सुना पाता है? क्यों सुन पाता है? क्योंकि जब मैं इंद्रियों से सुख भोग रहा होता हूं, उसमें सुख की निरंतरता नहीं है, इसलिए लगातार परिवर्तन की आवश्यकता बनती है। थोड़ी देर धूप में बैठे, अब छाया में चलो, छाया में बैठे, धूप में चलो। मीठा खाया, नमकीन ढूंढो, नमकीन खाया, ठंडा ढूंढो, ठंडा हो गया, गर्मी ढूंढो। भौतिकता में सुख की निरंतरता नहीं है,
इसलिए लगातार हमारा पोस्चर और सब कुछ लगातार बदलता है। और यदि एनडीएस में सुख की निरंतरता दिखाई देती है, मन टिक गया तो शरीर टिक जाता है। आसन सिद्ध करते हैं ना, आसन सिद्ध ना होने का मतलब है मन नहीं टिक पा रहा है। मन की चंचलता शरीर को हिलाते डुलाते रहता है ना। भाई शरीर तो अपने आप हिलता डुलता नहीं है, वो तो एकदम पेड़ पौधा टाइप है, जहां रख दोगे रखा है। शरीर कुछ नहीं कहता है, वो मन नहीं टिक रहा है। मन नहीं टिक रहा है तो बेचैनी हो रही है, और मन टिक गया तो जिस आसन में बैठे हो वही सिद्ध हो जाता है। देखो अब 8 घंटे ऐसे बैठना आसान नहीं है। बिना कमर टिकाए अब अपने लोग को बैठने की आदत नहीं है ना, जहां भी बैठते हैं कमर होती ही है। हाँ, अब ठीक लग रहा है। और अभी सबकी कमर टूटी हुई है। ये कमर के प्रॉब्लम बहुत शुरू हुए हैं। शायद हमारी जीवन शैली में गड़बड़ हुई है, हमारी भोजन शैली में गड़बड़ हुआ है, तो सीधा बैठने का अभ्यास आदमी का रहा ही नहीं है। क्योंकि घर में सोफा सेट और तमाम सुविधाओं के कारण भी ऐसा होगा, है ना। तो पहले नीचे थे, घर में कुछ तो ज़्यादा कुछ सामान होता नहीं था, तो ऐसे ही बैठते थे। तो इस पोस्चर में लगातार 8 घंटे बैठना या इस चेयर पे लगातार 8 घंटे बैठना, दोनों ही कंफर्टेबल जोन नहीं है, जैसी हमारी आदतें हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम आराम से टिक जाते हैं, बहुत परेशानी नहीं होती है। वो नहीं है उसकी वाइफ, वो अपने कच्छ वाले अशोक शर्मा जी, एक कच्छ वाले अशोक शर्मा जी हैं, उनकी एज 65 के आसपास होगी, उनकी वाइफ भी 65 के आसपास ही है। तो उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, उसमें स्टील की रॉड डली है। ये रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन खतरनाक चीज़ होती है, उसमें स्टील की रॉड भी डली हुई है। और उसके बाद स्थिति है कि वो 8 घंटे शिविर में चेयर पे बैठ के शिविर कर लेती है। मन लगने की बात है। तो जहां मन लग गया, शरीर फिर साथ देना शुरू कर, ठीक है उसकी एक सीमा है, लेकिन शरीर साथ देना शुरू कर देता है। तो सार बात क्या निकली? गुरु मूल्य में लघु मूल्य समा जाता है। शरीर मन के साथ समर्पित हो जाता है, मन वृत्ति के साथ समर्पित हो जाता है। और यदि ये निष्कर्ष आ गया कि प्रिय हित लाभ से न्याय धर्म सत्य ज्यादा सुखदायी है, ये स्वीकार हो जाए। विश्लेषण होना अलग बात है, स्वीकार होना अलग बात है। तो क्या होगा? क्या होगा? चित्रण बदल जाएगा। क्या चित्रण बदल जाएगा? जैसे हमारे भाई का बदला। अब पापा को जाके गले लगा लेना। विलेन नहीं है, विलेन नहीं है, उसकी स्थिति वैसी है, उसकी स्थिति वैसी है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि फिर चित्रण बदल जाएगा। तो पहले चित्रण क्या था? सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश, या जो मेरे अनुकूल नहीं है उसके लिए प्रतिक्रिया। मैं ऊंची जाति का हूं, मैं ऊंचे धर्म का हूं, है ना। तमाम तरह का जो मान्यता मैंने अपने लिए गढ़ रखा है, उसके आधार पे दूसरों को जज करना और अपने आप को सुपीरियर माने रहना, दूसरों को इन्फीरियर माने रहना, ये पूरा का पूरा धाराशायी होना शुरू हो जाता है। तो अभी तक हम विशेष बनने को उपलब्धि मान रहे थे, अब सरल और सामान्य होना उपलब्धि होता है। तो इसका मतलब है चित्रण बदल जाएगा। तो क्या हुआ? यहां तक क्या हो गया? यहां तक 2 काम हो गए। पहला काम हो गया श्रवण, दूसरा काम हो गया मनन। श्रवण और मनन क्या है? श्रवण और मनन क्या है? हाँ जी, और कोई? मनन में एक नया शब्द और डाल दिया, चिंतन। अब चिंतन क्या है? मतलब उसको गहराई से विचार करना। गहराई क्या है? ऐसे ही है, राम का घर श्याम के सामने, श्याम का राम के सामने, दोनों का आमने सामने। ढूंढोगे तो ना राम मिलेगा ना श्याम मिलेगा। हमारी जिंदगी ऐसी है। श्रवण का परिभाषा है न्याय धर्म सत्य का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना, श्रवण है। न्याय धर्म सत्य का
तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना श्रवण है। श्रवण मतलब सुनना, सुना दिया मतलब श्रवण हो गया। तो शिविर लेना मिनिमम श्रवण है। हाँ, चित्रण को ही आप सुनाते हो ना, कि आपका बीवी बच्चा, आपका व्यवसाय का आपके भीतर चित्रण बना हुआ है। तो बीवी को देख के नहीं लगता ना कहीं देखी देखी सी लग रही हो। जिसका चित्रण नहीं है उसको सुनाने में दिक्कत आती है। जिसमें जिसका चित्रण बना हुआ है उसको कुछ नहीं करना, अपना चित्रण देख के उसको सुनाते रहता है। हमारे भीतर ये पूरा चित्रण बना हुआ है, तो हमको ना ये सोचना है कि आप क्या पूछ लोगे, ना इस बात की चिंता है कि आज क्या तैयारी करना है, ना ये सोचना है कि आज क्या करना है ना। चित्रण बना हुआ उसको देख देख के बोलते रहते हैं। कोई बोझा नहीं, कोई तैयारी नहीं। अपने बच्चे से बात करना है तो तैयारी थोड़ी करना पड़ता है। तो जिसको नहीं सुना पा रहे हैं इसका मतलब ही है कि उसका चित्रण नहीं है। जैसे मैं पूछूं कि वो क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक्स क्या होता है? अभी शब्द ही नहीं सुना, अब सुना है तो उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो ऐसा इसका चित्रण मेरे पास नहीं है। माइक बेटा पानी देना। हमारे टीचिंग लाइन में ऐसा कहते हैं कि बच्चे किसी कंटेंट से कितने क्लियर होंगे, तो जितने टीचर क्लियर होंगे उस कंटेंट के उतने ही बच्चे हो जाएंगे। बस बस बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। यदि टीचर को पढ़ा के तृप्ति हुआ तो पूछने की जरूरत नहीं है बच्चों को तृप्ति हुआ कि नहीं हुआ। यदि टीचर को पढ़ा के अतृप्ति हुआ तो पूछने की जरूरत नहीं है कि बाकी को अतृप्ति हुआ कि नहीं हुआ। कहाँ थे? मनन। श्रवण हो गया, श्रवण हो गया। देखो मूल बात इतनी है कि सह अस्तित्व सह अस्तित्व है। तो सह अस्तित्व का स्वयं में लॉजिकल चित्रण हो जाना। यदि वो लॉजिकल नहीं है तो क्या है? लॉजिकल नहीं है तो जो मेरे स्मरण में है उसको सुना सकता हूं, आजू बाजू से घुमा दिया तो मैं अटक जाऊंगा। यदि लॉजिकल है तो न्याय धर्म सत्य का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना। यदि तर्कपूर्वक चित्रित है तो आप किधर से भी बात कर सकते हो, घुमा के कहीं 360 घुमा के बात कर सकते हो। आप कहीं से भी शुरू करो वहीं से बात हो जाएगी। तो इसका नाम श्रवण है। मनन क्या है? श्रवण को मान लिया, ये मनन है। मान लिया मतलब स्वीकार लिया। स्वीकार लिया मतलब प्रिय हित लाभ की तुलना में न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना प्रायोरिटी में आ गया है। प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई है। प्रायोरिटी शिफ्ट होने का प्रमाण है कि तन मन धन का नियोजन शिफ्ट हो गया। एक्शन में दिखेगा, एक्शन में नहीं है तो कुछ पता नहीं क्या हुआ है। तो इसका मतलब है कि यदि मेरी प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई है ना, अभी मेरे तन मन धन का नियोजन क्या है, मेरी तीव्र इच्छा में क्या है? भैया आराम से आ जाओ ना, ऊपर आ जाओ, चेयर इधर से दे दो। नहीं नहीं, आपको आराम की आदत, ऊपर आ जाओ। कंफर्टेबल? स्वीकार लेते। तो क्या हो गया? मनन। तो श्रवण का मतलब है कि न्याय धर्म सत्य का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना। कोई चीज़ तर्कपूर्वक चित्रित हुई है इसका मतलब मैं सुन पाया, इसका प्रमाण है कि मैं सुना पाया। सुना पाया तो सुनने का प्रमाण है। ठीक। मनन। मनन का मतलब क्या हुआ? मनन का मतलब है कि श्रवण का स्वीकार हो जाना मनन है। क्या स्वीकार हो गया? कि प्रिय हित लाभ से न्याय धर्म सत्य कोई बड़ी चीज है। इंद्रिय सुख से लक्ष्य का सुख, निरंतर सुख की कामना पूरी होती हुई दिखाई दे,
संबंध में जीने की कामना पूरी होती हुई दिखाई दे, ये इंद्रिय सुख से बड़ा सुख है। कैसे? बच्चा भी जब घर में किसी खिलौने से खेलते रहता है और दोस्त आने के बाद में खिलौना छोड़ के दोनों दोस्त खेलने लगते, तो संबंध का सुख हमारे लिए इंद्रिय सुख से बड़ा है ना। स्कूल कॉलेज टाइम में भी आप देखोगे, यदि किसी से, लड़की से, मतलब मेल फीमेल की बात करेंगे, तो यदि किसी से आपका भावपूर्ण आदान प्रदान हो जाता है तो शरीर पे ध्यान कम जाता है। जिनके साथ भावपूर्वक आदान प्रदान नहीं होता है उसके शरीर पे ध्यान जाता है। ऐसा हम अपने अंदर नोटिस कर सकते हैं। अपने भीतर ये बात नोटिस होती है तो आपको इस बात का पता चलता ही है कि इंद्रिय सुख से संबंध का सुख वरीय है और संबंध से लक्ष्य का सुख वरीय है। लक्ष्य में सारा सुख समा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझ में ये स्वीकार हो जाता है कि न्याय धर्म सत्य प्रिय हित लाभ से वरीय है। तो यदि न्याय धर्म सत्य प्रिय हित लाभ से वरीय है, ये स्वीकार हो गया, तो अब चित्रण वही रहेगा कि बदल जाएगा? चित्रण बदलना शुरू हो जाता है। चित्रण बदल गया तो क्या होगा? चित्रण के आधार पे तन मन धन का नियोजन है। यदि चित्रण बदल गया तो इसका प्रमाण है कि तन मन धन का नियोजन बदल जाएगा। तन मन धन का नियोजन आपको ही दिखाई देगा कि पड़ोसी को भी दिखाई देगा? सबको दिखाई देता है। तो आप वही हो जो सुबह से शाम तक करते हो। आप वही हो जो 9 से 5 तक करते हो। तो 9 से 5 में आपका तन मन धन का नियोजन कहां हो रहा है? आप वही हो। नहीं, मैं सोचता तो हूं, नहीं, अध्ययन तो करना है, नहीं, मैं चाहता तो यही हूं, कुछ नहीं। इच्छा में 3 कैटेगरी है, तीव्र इच्छा, सूक्ष्म इच्छा, कारण इच्छा। बता सब दोगे? रट्टा मार दिया सब। तो तीव्र इच्छा मतलब जिसके बिना जीना संभव नहीं है, वो तीव्र इच्छा। तो ठीक है, एक दिन में कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा है, लेकिन एक ग्रेजुअल शिफ्ट हमको दिखाई देता है कि पहले मेरे ऊपर दबाव कितना था, अभी दबाव कम है। तो मैं कहता हूं कि मनन अपने आप में यदि सबसे ज़्यादा काम हमारी ज़िंदगी में है तो मनन वाले पार्ट में ही सबसे अधिक काम है। तो मनन क्या हो रहा है? मनन पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि प्रिय हित लाभ का चित्रण न्याय धर्म सत्य के चित्रण में परिवर्तित हो रहा है। देखो, जो अपन पहले बात किए थे, क्या बात किए थे? पहले क्या माना गया कि प्रिय हित लाभ का चित्रण ज्ञान को पाने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए पहले इसकी ही हत्या करो। इसका नाम चित्तवृत्ति निरोध है। प्रिय हित लाभ का चित्रण ज्ञान के लिए अनुकूल नहीं है, ज्ञान तक पहुंचने के लिए अनुकूल नहीं है, ज्ञान को छूने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए चित्तवृत्ति निरोध करो। और चित्तवृत्ति निरोध आसान काम नहीं है, वो सबके बस का काम नहीं है ना। और फाइनली उससे वो नहीं मिला जिसकी हमको अपेक्षा भी है, जो जीने का स्वरूप मिलने की अपेक्षा है वो भी शेष है। तो इसका मतलब क्या हुआ है ना? किसी अनलिमिटेड स्पीड की गाड़ी को रोका जा सके ये संभव नहीं है, लेकिन उसकी दिशा टर्न की जा सकती है। दिशा बदलने का मतलब है कि प्रिय हित लाभ का चित्रण अब न्याय धर्म चित्र के मानव में तो सुख की तलाश है ही है। उसको प्रिय हित लाभ से भी कुछ लेना, न्याय धर्म सत्य से भी कुछ नहीं लेना, उसको तो सुख से लेन देन है। तो सुख पाने का एक आधार इंद्रियां हैं, सुख पाने का दूसरा आधार ज्ञान है। तो यदि मुझको ये भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए कि न्याय धर्म सत्य पूर्वक मैं सुख की निरंतरता को पा सकता हूँ, संबंध पूर्वक जी सकता हूँ और इंद्रियों में भी सहज रूप से संतुलित रह सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मानजनक है, ये मेरे लिए बहुत अपेक्षित है, इसलिए वो स्वीकार होता ही है। हाँ, हमारे पुराने अभ्यास तंग करते हैं। तो एक लेवल की स्थिति ये आएगी कि अब चित्रण बदल गए, तन मन धन का नियोजन बदल गया है। तन मन धन का नियोजन बदल गया है, इसके बाद भी पूर्वाभ्यास पूर्वग्रह रहेगा नहीं रहेगा? तो पूर्वाभ्यास पूर्वग्रह रहेगा। अब ये दोनों के बीच में स्ट्रगल चलता रहेगा। तो एक तरफ पूर्वाभ्यास का मतलब है इंद्रियों से जो मैंने आज तक सुख पाया है, उसके जो अभ्यास मेरे भीतर बने हुए हैं, उसका दबाव कोई क्षण में उभर के आ जाता है और उसी तरह से सुखी होने की इच्छा बन जाती। और पूर्वाग्रह का मतलब है, पूर्व आग्रह का मतलब है कि मेरी मान्यताएं, है ना, मैं हिंदू हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, और मैं, है ना, मैंने जो भी अपने बारे में माना है, या मैं अपराध बोध से ग्रस्त हूँ, या
जो भी मेरे साथ स्थिति बनी हुई है वो भी प्रभाव मेरे साथ चलता ही है, लेकिन पीड़ा पहले से ज़्यादा होगी कि कम होगी? अब पीड़ा ज़्यादा होगी। देखो, काला कुर्ता पहना है, दाग लग गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सफ़ेद कुर्ता पहन लिया है और एक भी दाग दिखाई देगा। पहले तो पड़ोसी के बारे में कुछ सोच भी लेते थे और थोड़ा बहुत मनोरंजन कर भी लेते थे, है ना। अब तो विचार आया नहीं कि पीड़ा शुरू हुई, क्योंकि अब इसमें क्लैरिटी बन गई। जैसे अपन चर्चा करते हैं ना कि अंधेरी रात में चलते हैं रोड पे तो दोनों तरफ रेडियम पेंट लगा होता है ना। रेडियम पेंट से हम क्लियरली पहचान देते हैं कि रोड कितनी है और मुझको कहाँ चलना है। ये विचार की गाड़ी का कोई रोड ही नहीं है, ये कभी भी किसी के घर में घुस जाती है ना। तो कभी कोई धक्के मार के मार निकाल रहा होता है, कभी अपने को लग रहा है यहाँ घुसना ठीक नहीं था, क्यों घुस गया। ठीक, तो जिंदगी की गाड़ी में, विचार की गाड़ी में ये रेडियम पेंट लगाने का मतलब है सार्वभौम मानवीय आचरण की स्वीकार्यता। स्वधन स्वनारी में नियंत्रित रहना, स्वधन में नियंत्रित रहना, है ना। कहा तो गया भी दूसरे का धन मिट्टी के समान है, दूसरे की स्त्री, क्या बोला, माँ के समान ना, दूसरे की स्त्री माँ के समान है ना। पर ये कहा गया, पर मेरे को ऐसा लग तो नहीं रहा है ना, मेरे को तो अपने जैसी लग रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, तो जब तक वो अपने भीतर सुख स्थिर नहीं हो जाता है, जब तक मेरे को सुख का पता नहीं चलता है, तब तक ये विचार आएगा ही, ये नहीं रुकेगा। और ये आए तो अपराध बोध में जाने की जरूरत नहीं है, ये आए तो इतनी सूचना है कि अभी सुख का पता नहीं चल रहा है और अध्ययन की आवश्यकता है। तो शिविर करने के बाद लाल दवाई डबल डोज और अध्ययन के क्रम में लाल दवाई निरंतर डोज। असीम आवश्यकता के लिए असीम समय, निरंतर आवश्यकता के लिए निरंतर समय और सीमित आवश्यकता के लिए सीमित समय। तो जब ये 24 घंटे मेरे मन में, मेरे भीतर चलना, यदि वो न्याय धर्म सत्य का तर्कपूर्वक चित्रण हो गया है, तो वो अपने आप मेरे भीतर चलने ही लगता है। तो 24 घंटे मेरे विचार में मैं देख सकता हूं कि 24 घंटे मेरे भाव और विचार में कितने समय प्रियहित लाभ चलता है, कितने समय न्याय धर्म सत्य चलता है, ये देख सकता हूं कि नहीं। उससे मैं क्लियरली पहचान सकता हूं कि मेरी स्थिति कैसी है। मेरे को सपने कैसे आते हैं, सपने भी मेरे को मेरी चित्त की स्थिति के बारे में बताते हैं। तो 24/7 मुझको अपने बारे में सूचनाएं मिल रही हैं, ठीक। और जीने की ईमानदारी है तो आपको लगभग काफी कुछ साफ सुथरा पता चलता रहता है। और साफ सुथरा पता चलता रहता है तो क्या होगा, पीड़ा होगा कि नहीं होगा? पीड़ा होगा। पीड़ा हो और रास्ता हो। मैंने पहले भी कहा था, यदि फल की निश्चितता है तो पीड़ा प्रोसेस बन गया, पीड़ा ही पात्रता बन गया। यदि मेरे को रास्ता नहीं पता है तो वो पीड़ा मेरे लिए दुख का कारण बन गया। तो पीड़ा दुख का कारण बनेगा कि पीड़ा मेरी पात्रता बनेगा, ये किस बात पे निर्भर करता है? लक्ष्य की स्वीकार्यता और अध्ययन का वातावरण कितना बना हुआ है। लक्ष्य की स्वीकार्यता और अध्ययन का वातावरण कितना बना है, और हर एक के भीतर पूर्वाग्रह, पूर्वाभ्यास का मटेरियल अलग अलग है। किसी को किसी वृत्ति से ज्यादा जूझना पड़ेगा, किसी को किसी से ज्यादा जूझना पड़ेगा। लोगों काम का भी वैरायटी सबके पास अलग अलग है ना। जिसमें काम कम, काम की तीव्रता कम है, वो अहंकार में जाता हुआ दिखाई देगा, ये नेचुरल है। जिसमें काम की तीव्रता ज्यादा है उसका अहंकार सामान्यतः कम दिखाई देता है, क्योंकि वो तो इधर उलझा हुआ है ना, वो तो बेचारा काम से जूझने में उलझा हुआ है। जिसका काम वाला पार्ट थोड़ा मुक्त हो गया, अपने जो भी हमने मेहनत की है, तो ये फिर अहंकार में जाके अटकेगा। फिर अपने आप को सबसे बड़ा मानना, अपनी बात को बड़ा मानना, अपनी बात को सही मानना, बलपूर्वक मनवाना, ऐसा वातावरण बनाना, फिर ये सब धंधा चलेगा। तो इससे हमको एक पूरे जीवन का, हमको जो स्थिति कल आने वाली है उसका अभी से पता है कि देखो ये ऐसा होता है, तो हम उसको ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं, उसके आधार पे काम कर सकते हैं और परस्परताएं भी मदद कर सकती हैं। तो कहाँ पहुंचे? जितना बोला कौन बोल के बताएगा? मूल बात क्या बोला? मूल बात क्या हुई? श्रवण मनन की बात हुई। तो 4.5 क्रिया में श्रवण मनन को कौन बोलेगा?
गुड, माइक उठाओ। श्रवण मतलब न्याय धर्म और सत्य का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बोला और मैंने मान लिया, पर तर्क से मेरी लाइफ से कहीं ना कहीं जोड़ के वो चित्रण में जाना, उसको हम श्रवण बोल रहे हैं। और एक बार श्रवण हो गया तो हम सुनाने की स्थिति में आ जाते हैं, जैसे अभी मैं करूँगी। मनन मनन ये है कि प्रिय हित लाभ जिसमें हम अभी तक जी रहे थे, ये जो श्रवण से न्याय धर्म और सत्य की जो दृष्टि हमको मिलती है वो चित्रण में वरीयता में आ जाती है। या कि हमारे जो सुख के अभ्यास होते हैं, प्रिय हित और लाभ से जो सुख पाने के जो अभ्यास होते हैं, उसकी जगह पे हमको न्याय धर्म और सत्य से सुख पाने के अभ्यास में जुड़ जाते हैं, उसको हम मनन बोल रहे हैं। ये न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि अब वरीयता में आ जाते, तो उसी के लिए हमारा तन मन धन का नियोजन होता है, जो हमको भी पता चलता है और वातावरण में भी वो दिखता है। ठीक बोला? हाँ जी, और किसी कोशिश करना? हाँ जी, माइक दीजिए। श्रवण मतलब सर किसी भी विचार का चित्र बन जाना, और मनन का मतलब मैं ये समझता हूँ सर कि आत्मसात करना, अच्छा बुरा तर्कयुक्त जो सिद्ध करना है हमारे मन में, हमें उसको अपने जीवन के अभ्यास में लाना है, वो है मनन। एक उदाहरण मैं देता हूँ जरा सा, जैसे भैंस है, भैंस ने अपना चारा किया, खा लिया, और वो बाद में ना मुँह चलाती है जैसे हजम करने के लिए, तो मुझे लगता है वो मनन है। थैंक यू। मतलब मनन भी भैंस से ही समझ में आता है? भैंस से कभी मनन समझ नहीं आएगा, क्योंकि भैंस मनन करती ही नहीं है। आओ, तो ये शिफ्ट करो, ये पशुओं से समझना मानव के साथ नहीं हो पाएगा। हमने बहुत पशुओं को देख के आहार निद्रा भय प्रजनन ही कर सकते, क्योंकि वो जिसकी क्वालिटी जितनी है उतना ही ले सकते। ठीक है, हाँ जी, और कोई कहना चाहेगा? हाँ जी, माइक। पहले से प्रिय हित लाभ का चित्रण बना हुआ था। जैसे ये सुना, उसके बाद वो चयन में आया और उसका आस्वादन हुआ, और न्याय धर्म सत्य का पहले से तुलन में उसकी आशा थी पहले से, तो वो अभी न्याय धर्म सत्य का चित्रण बनने लगा, जो पहले प्रिय हित लाभ का चित्रण था। तो लॉजिकल अगर वो न्याय धर्म सत्य का चित्रण बनने लगता है तो वो श्रवण हो गया, और वो उसकी स्वीकार्यता हो जाती है, और तन मन धन हम उसमें नियोजित करते हैं, और हमारी प्रायोरिटी प्रिय हित लाभ से न्याय धर्म सत्य की ओर चली जाती है, तब उसको हम मनन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया हो गया, है ना? बताओ सुरेश भाई, ठीक बोल रहे हैं? ये सब तो पहली बार वाले हैं। हाँ जी, ठीक हो गया, आगे चले। हाँ, श्रवण जब पूरा होता है उसके बाद ही मनन चालू होता है? ऐसा नहीं होता है। जितनी पात्रता होती है उतना उसके साथ साथ शुरू हो ही जाता है। देखो, यहाँ ये बात समझने लायक है कि भ्रमित मानव में, आत्मा में ज्ञान का प्यास है, वो ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है। ये बात ठीक हो गया भाई? ये तो हमारे ध्यान में आ गया कि मूल ऊर्जा में सभी इकाइयां संपृक्त हैं, और जीवन भी एक इकाई के स्वरूप में मूल ऊर्जा में संपृक्त है। मूल ऊर्जा में संपृक्तता वश मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा सहित पूरा का पूरा जीवन मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, और हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। मन उसको पाकर आस्वादन अपेक्षा के साथ, तुलन उसको पाकर
तुलना करने की प्रवृत्ति के साथ है, चित्त उसको पाकर सच्चाई को पहचानने की प्रवृत्ति के साथ है, बुद्धि उसको पाकर सच्चाई को स्वीकारने की प्रवृत्ति के साथ है, आत्मा उसको पाकर, है ना, परमात्मा को अनुभूत करने का, ज्ञान की अपनी प्यास को पूरा करने के क्रम में है। तो ये जीवन में बना रहता है। लेकिन ब्रह्म स्थिति में भी आत्मा में ज्ञान का प्यास का प्रभाव, बुद्धि में ज्ञान की स्वीकार्यता के स्वरूप में और आशा विचार इच्छा में अनुचित उचित अनुचित को पहचानने के क्रम में, न्याय अन्याय को पहचानने के रूप में, सत्य असत्य को पहचानने के रूप में वृत्ति में तुलन में बना ही रहता है। और आस्वादन अपेक्षा इंद्रियों का, संबंध का, लक्ष्य का बना ही रहता है। इसका मतलब है कि यदि कोई एग्जिस्टेंशियल प्रभाव है वो तो सभी मानव में एक जैसा रहेगा। तो सभी मानव में न्याय धर्म सत्य की आस्वादन की अपेक्षा, न्याय धर्म सत्य की तुलन की अपेक्षा, न्याय धर्म सत्य का चित्रण की अपेक्षा, न्याय धर्म सत्य को पहचानने की अपेक्षा, न्याय धर्म सत्य को स्वीकारने की बोध में अपेक्षा और धर्म के अनुभव की अपेक्षा, ये सभी मानव में बनाई हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ में ऐसा क्यों दिखाई देता है कि कुछ में ये अपेक्षा बहुत तीव्र है, कुछ में नहीं भी रहेगा तो भी काम चलेगा। कुछ लोगों में न्याय धर्म सत्य का अपेक्षा तीव्र है, चाहे उनको दर्शन मिले कि ना मिले। लेकिन कुछ लोगों में दर्शन मिलने के बाद भी वो अपेक्षा उतना तीव्र नहीं है, ऐसा हो ही सकता है। तो कुछ लोगों में ये अपेक्षा तीव्र है, कुछ लोगों में ये अपेक्षा तीव्र नहीं है, ऐसा क्यों होता है? योग्यता, पात्रता, क्षमता। योग्यता, पात्रता, क्षमता में क्या हो गया? योग्यता, पात्रता, क्षमता में क्या हो गया? जिसने स्वयं को जितना गहरे में शरीर माना है और जितना गहरे में सुख की निरंतरता को शरीर में लोभ मोह काम के रूप में देखा है और जितना गहरे में उसका पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह है, उतना गहरे में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का आवेश जीवन में बनाई हुआ है। एक बहुत बढ़िया सूत्र है, जीवन में भ्रम होता है, मानव में आवेश होता है। जैसे भ्रमित जीवन का शरीर छूट गया तो क्या भ्रम रहता है? मैं शरीर हूं ये माने हुए है, शरीर मरने के साथ मैं मर गया ये माने हुए है, दोबारा शरीर मिलने से मैं जिंदा हो गया ये माने हुए है। एक तरह का मान्यता। मैं शरीर हूं ये माने हुए है, इसका नाम भ्रम है। लेकिन जब तक शरीर नहीं है मैं सुखी हो सकता हूं, ये आवेश ही नहीं आएगा। तो आवेश कब आएगा? आवेश तब आएगा जब मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है और मेरे सुखी होने का संभावना मुझको दिख गया है। तो शरीर के सशरीर मानव में आवेश होता है, बिना शरीर के जीवन में भ्रम बना रहता है। तो जीवन में भ्रम होता है, मानव में भी जीवन में भ्रम होता है। जब आवेश कह रहे हैं तो वो मानव स्वरूप में है। तो इसका मतलब है कि जितना गहरे में आवेश मुझ में है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उतना ही ये प्रकृति सहज मन में मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन की अपेक्षा, वृत्ति में न्याय धर्म सत्य के तुलन की अपेक्षा, चित्त में न्याय धर्म सत्य को पहचानने की अपेक्षा है, दब जाती है। और जितना जितना कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व शरीर यात्राओं के पुण्यवश या इस शरीर यात्रा में जो भी एक अच्छा वातावरण मिला, जितना वो आवेश से मुक्त होता है, उतना ही उसके भीतर ये नेचुरली जो न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने की अपेक्षा है, न्याय धर्म सत्य के आस्वादन की अपेक्षा है, न्याय धर्म सत्य के चित्रण की अपेक्षा है, न्याय धर्म सत्य को अस्तित्व में पहचानने की अपेक्षा है, उतना ही ये वरीयता में आ जाता है। क्योंकि जो आवेश का प्रभाव था वो आवेश का प्रभाव कम हो गया है। तो बेसिकली ये कहा कि भ्रमित का मतलब है कि जितना आवेश का प्रभाव ज़्यादा है उतना ज़्यादा भ्रमित है, जितना आवेश का प्रभाव कम हुआ है उतना ही
अच्छा जीने की प्रवृत्ति, अच्छा जीने की कामना, सच्चाई के साथ जीने की कामना प्रबल हो जाती है। बढ़िया, खुश नहीं हो रहे हो भैया? तो फिर जीवन में पहले भ्रमित तो होता है, उसकी वजह से आवेशित होते हैं, या आवेशित होता है उसकी वजह से जीवन भ्रमित होता है? मतलब मानव में, अरे मूल में जीवन ही भ्रमित होगा तभी आवेश आएगा। ठीक है। और फिर आवेश बना रहता है, और उस आवेश को बार बार प्रयोग करके जो मैं सुखी होता हूँ, आवेश और करेले पे नीम चढ़ा होता है, तो जीवन और भ्रमित होता रहता है। हाँ, और गहरे में उसी अवसाद में जाता है। जैसे वो बुक अच्छी पढ़ी है ना कि वो फ्रीडम एट मिडनाइट, भारत वो रात, हाँ, वो किसी ब्रिटिश और उस लेखक ने लिखी है ना। तो उसमें राजाओं के पास काम ही क्या था? युद्ध और भोग, और भोग का सारा सामान जुगाड़ उनके पास था ही। तो बोलते हैं अधिकांश राजा बोरियत से मरे। क्यों बोरियत से मरे? अब ये जिंदगी भर इतना भोगा है कि स्त्री पुरुष संबंध में सुख मिलेगा, वो भी भ्रम टूट गया। पैसा सारा उसका है, पद सारा ही उसका है, और तीनों में देख लिया सुख नहीं है, तो अब ये जाए कहाँ? तो इसके पास अगला क्षण कुछ सोचने के लिए भी नहीं, करने के लिए तो बहुत दूर की बात। तो कम से कम जिसको लगता है कि यार पैसे में सुख है वो दौड़ रहा है, जिसको लगता है इंद्रियों में सुख है वो दौड़ रहा है, जिसको लगता है पद में सुख है वो दौड़ रहा है, जिसको लगता है ध्यान में सुख है वो बैठा है, जिसको लगता है मोक्ष में सुख है वो दौड़ रहा है, जिसको लगता है कहीं सुख नहीं है वो क्या करे? इसी का नाम बोरियत है। और बोरियत की पराकाष्ठा है कि आदमी मर जाए, मतलब मार डाले अपने आप को। है बेटा? हाँ, श्रवण को भास बोल सकते हैं, मनन को आभास। हम सच्चाई का आभास, न्याय धर्म सत्य का भास हो रहा है, ये श्रवण है। न्याय धर्म सत्य का आभास हो रहा है, और नजदीक आ गया हूं, और प्रतीत हो गया है, मतलब दिख गया है। हाँ जी, बढ़िया। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अपने से जुड़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं जुड़ रहा है ना? और कुछ? अभी 4.5 क्रिया में ही चल रहे हैं ना, अभी ऊपर का माला खाली है, ऊपर नहीं गए हैं अभी नीचे में इतना काम चल रहा है। तो ज्यादा मेहनत या सबसे ज्यादा मेहनत मनन ही है, सबसे ज्यादा मेहनत मनन है ना? श्रवण, मनन, फिर आगे बात करेंगे निधिध्यासन या प्रतीति या साक्षात्कार। भैया जब तक ये 4.5 क्रियाएं चल रही है, तो जैसे अभी हमने बताया कि न्याय धर्म सत्य की वजह से चित्रण चेंज होता है, पर अभी भी ये 4.5 क्रिया में ही है, तो मतलब क्वालिटी चेंज हो गई है, कल्पनाशीलता का क्वालिटी बदला। तो कल्पनाशीलता का पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि प्रिय हित लाभ की कल्पना न्याय धर्म सत्य की कल्पना में हो गया। न्याय धर्म सत्य की कल्पना में प्रिय हित लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन वरीयता बदल गई है। तो न्याय धर्म सत्य की छाया में प्रिय हित लाभ नियंत्रित दिखने लगता है। इसका बड़ा प्रभाव है कि हमारी भाषा में नेगेटिविटी, हमारा बोलने में गलतियां, हमारे करने में गलतियां वाला भाग सिकुड़ता जाता है ना? व्यवहार में गलती और कार्य में गलती करने वाला भाग कम होता जाता है, विचार में गलती चलता रहता है ना? लेकिन इससे भी मुझको अपने प्रति ये भरोसा, तो गलती वाला भाग इसमें तेजी से घटता है। मतलब उसकी अपेक्षा ही है अभी तक तो, राइट? अपेक्षा नहीं है। जब हम न्याय धर्म सत्य का दृष्टि की बात, मनन की जब बात कर रहे हैं, तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना मेरी प्रायोरिटी में आ गया है, जीने की योग्यता अभी नहीं है ना? मतलब जब हम श्रवण की बात कर रहे हैं, तो न्याय धर्म सत्य रूपी कोई वस्तु है, न्याय धर्म सत्य रूपी कोई वस्तु है, ऐसा मैं पहचानना शुरू कर दिया हूं। जब मनन हो गया है तो ऐसा जीना मेरी प्रायोरिटी में आ गया है। जब साक्षात्कार हो गया है तो ऐसा जीने की योग्यता बननी शुरू हो गई है। अवधारणा पूरा हो गया है तो ऐसा जीने की योग्यता बन गई है। अनुभव हो गया है तो ऐसा जीने की निरंतरता हो गई है। बढ़िया, इतनी खुशी के साथ चाय पी जा सकती है।
हाँ हाँ। तो श्रवण से जो चित्रण में होता है तो उसके अकॉर्डिंगली समटाइम्स हम वो कर पाते हैं, समटाइम्स वो मिस हो जाता है। उसकी हावेवर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, पर समटाइम्स वो मिस हो जाता है। तो हम उसको मनन में बोले या फिर ना बोले? नहीं, इसका मतलब मनन शुरू हो गया है। श्रवण की निरंतरता मनन है, मनन की निरंतरता निधिध्यासन है, साक्षात्कार है, साक्षात्कार की निरंतरता बोध है, बोध की निरंतरता अनुभव। अपने भीतर ये देख लो, आपका भाव और विचार में क्या चल रहा है, इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा, कोई शंका नहीं होगी। यदि अपने भाव और विचार पे अभी हमारा मन टिकता है, हम उसको देख पाते हैं कि मेरे भाव विचार में क्या चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चलता है। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? ये जीवन विद्या एक परिचय नामक पुस्तक अभी यहाँ 25 कॉपी उपलब्ध है। खास करके नए साथी जो इस शिविर से जुड़े हैं वो लेना चाहे, 120 रुपये इसकी लेना नहीं चाहे, उनको लेना ही है। ये चाहे क्या होता है, हम इतना तन मन धन लगा रखे हैं, इनके चाहने पे छोड़ेंगे? चाहिए नहीं। यहाँ पुस्तक उपलब्ध नहीं है, ऊंचाई ज़्यादा थी लेकिन सभी नए लोगों को 4 पुस्तक मिनिमम आपके पास रहे, मिनिमम। मैक्सिमम आपका मन करता है तो पूरा सेट कम से कम आपके मारे। कभी मूड आए तो पन्ने पलट तो सको। हाँ, कभी कभी मूड आता है यार कुछ पलट के देख लूं। तो जीवन विद्या एक परिचय 120 और किताब के बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे दूं। पुराणिक जी और इनके धर्मपत्नी जी रायपुर छत्तीसगढ़ में इसके लिए वॉलंटियरिंग वर्क करते हैं, किताबें छपवाते हैं, भिजवाते हैं। तो ये किताब बेचना कोई पर्पज़ नहीं है, ये पूरी ऐसे जैसे शिविर में हम सभी अपने खुशहाली की अभिव्यक्ति करते हैं, वैसे भी किताब का है। तो अभी केवल ये बुक मतलब साफ साफ कह दिया जाए कि किताब के छपने और वितरण में किसी भी तरह का कोई कमीशन किसी का भी नहीं। तो अपने को कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न मत रहे, ताकि आप भी बाकी लोग का कन्फ्यूज़न दूर कर सको। हाँ, अभी अपन मुक्त रहते हैं तो मुक्त। और कुछ एक लोगों की इंक्वायरी थी है, और आदरणीय बाबा जी और उनके परिवार के भी पुस्तकों पे कोई रॉयल्टी नहीं है। कॉपी लेफ्ट है सब। तो किताबों से एक पैसा किसी की भी जेब में नहीं जाता। चार कॉपी ले सकते हैं, 120 रख भी सकते हैं। आपको और कुछ हिसाब और कुछ? अभी केवल एक ही किताब। तो 4 बुक का मतलब है कम से कम, देखिए, समाधानात्मक भौतिकवाद, जीवन विद्या एक परिचय, जनवाद, है ना, और जीवन विद्या एक परिचय। जीवन विद्या एक परिचय, जनवाद, व्यवहारात्मक जनवाद पूरा नाम है, तो जनवाद के नाम से हो जाएगा। जनवाद, भौतिकवाद,